स्टार्ट हुआ है क्या रिकॉर्डिंग? प्लीज बताना एक बार। ओके स्नेहाशीष, शिवम, नील, ठीक है। ठीक है चलो। तो सर बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? सर कंपनी लॉ क्लास है। तो कंपनी लॉ में शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के बारे में मैं बात कर रहा था। तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के अंदर आप लोगों को मैं ऑलरेडी बहुत सारा सेक्शन डिस्कस कर दिया था। कुछ सेक्शन डिस्कस करना थोड़ा बाकी है, तो मैं सोचा कि कुछ मतलब सेक्शन भी डिस्कस कर लेता हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी आपके साथ आज डिस्कस करूंगा कंपनी लॉ रिगार्डिंग। जैसे कि शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के अंदर जिस तरह का सवाल होता है, इससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्वेश्चन आंसर कैसे रीड करना चाहिए, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, इसका भी एक आइडिया आपको लगेगा। सो शेयर कैपिटल में आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट में बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्टिंग पॉइंट इन द सेंस जैसे आपको मैं बाईबैक के बारे में बात करूंगा। आप लोग ऐसे बाईबैक के बारे में सुने हो क्या? इट्स अ वेरी फेमस वर्ड्स इन स्टॉक मार्केट सेक्शंस आल्सो। तो स्टॉक मार्केट में भी ये बहुत ही चलता है। मार्केट में जब भी ये बाईबैक वर्ड्स आता है ना, बहुत लोग एकदम इसको ठीक ठाक से सुनने का कोशिश करते हैं। आप लोग कभी सुने हो बाईबैक के बारे में? हेलो। অনলাইনে শুনেছি ভাই। हाँ बोलो, क्या बोला? जोर से बोल, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा। অনলাइन সেলার পোর্টালে গিয়ে দেখেছি বাইব্যাক অপশন। अच्छा, पोर्टल में जाके देखा हो बाईबैक ऑप्शन एग्जैक्टली। तो ये बाईबैक होता क्या है, ये आज मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, एज पर कंपनी लॉ पर्सपेक्टिव बताऊंगा। ठीक है, तो ये कैसे बाईबैक होता है, बाईबैक क्यों होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बाईबैक क्यों होता है। अच्छा, बाईबैक सिर्फ नहीं, बाईबैक छोड़ के मैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट एरिया में बात करूंगा, जैसे डिवेंचर में बात करूंगा। ठीक है, जैसे आपको जो भी सेक्शंस वगैरह है इसके अंदर। ठीक है, मैं आपको कुछ बचा कुछ एरिया है, ठीक है, जो मुझे एक बार आपको बता देना चाहिए। ट्रांसफर ट्रांसमिशन करवा दिया था। और एक इंटरेस्टिंग एरिया है, मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में बताऊंगा। ठीक है, शेयर कैपिटल ऑल्टरेशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हाँ, बोनस इशू के बारे में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना है आपसे। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वाइटल वाइटल पॉइंट आज की क्लास में डिस्कस होगा। तो चलिए, जैसे आप लोग रेगुलर सुनते हो वैसे ही सुनो, और फिर क्वेश्चन आंसर भी बात करूंगा। ठीक है, ओके। ज्योति, अभी आवाज आ रहा है क्या? यस सर। ओके सर, ठीक। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, जस्ट मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन शेयर है क्या? हेलो, क्या स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो देखो सर, ये जो लॉ है ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स का लॉ है। ठीक है, मतलब ऐसे तो दोनों वर्ड बहुत ही फेमस है। आप लोगों को मैंने इसका बेसिक्स के बारे में बहुत सारा बात पहले ही करके रखा है ना, कि शेयर कैपिटल क्या है, डिवेंचर्स क्या है। ठीक है, इसका आइडिया आपको है। तो मैं शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स का आइडिया और नहीं देना चाहूँगा। मैं डायरेक्टली आपको शेयर कैपिटल और डिवेंचर्स रिलेटेड जो मतलब सेक्शंस बाकी है, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करूँगा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के अंदर अगर मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाऊँ तो मैं आपको बता सकता हूँ, ये कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत लंबा। हाँ हेलो, हाँ बोल। স্যার বলছিলাম কি একটু স্যার আমি বেরোচ্ছি এই স্যার একটুখানি ওই স্পেস ফোন করেছিল স্যার ওই ওদের কোশ্চেন অ্যান্সার একটুখানি হেল্প করার জন্য। ঠিক जाओ আছে আপনি जाओ, একটু ক্লাসটা শেয়ার করে দেবেন পরে। ঠিক আছে যাও, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা করে দিয়ে আসছি। খুব ভালো কথা। शेयर कैपिटल डिवेंचर 43 से लेके 72 के अंदर बेसिकली बोला गया है। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी बहुत सारा सेक्शन हम लोग डिस्कशंस पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और कुछ सेक्शन आज मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू शेयर सेक्शंस जो है वो शेयर के बारे में 43 से 70 का एरिया है, और डिवेंचर जो है 71 में। तो आज मैं डिवेंचर भी बताऊंगा, पर डिवेंचर बताने से पहले शेयर रिलेटेड कुछ एरिया बाकी है। ठीक है, आई होप आपको याद होगा लास्ट वीक हम लोगों ने एनएसडीएल सीडीएसएल पढ़ा था, याद है क्या किसी को? हाँ, एनएसडीएल सीडीएसएल का याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज बताइएगा। वोटिंग राइट्स वगैरह में कर दिया था, किसी को याद है एनएसडीएल सीडीएसएल की कहानी? अरे कोई तो बताओ, हाँ ना कुछ तो बोलो। लास्ट वीक मैंने बताया था आप लोगों को किस तरह से एनएसडीएल सीडीएसएल काम करते हैं, उसके बारे में, मतलब बेसिकली डिपोजिटरीज के बारे में बात हुआ था। हेलो, क्या बाकी लोग कनेक्टेड हो?
किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या कनेक्टेड है आप लोग? ज्योति, अभिषेक, आवाज आ रहा है क्या मेरा? नील? यस सर। ओके सर, ठीक है। मैं वही पूछ रहा था कि सर NSDL CTSL के बारे में याद आ रहा है कि नहीं, जो लास्ट वीक मैं करवाया था कंपनी लॉ के अंदर। भूल गए सर? भूल जाओगे तो फिर भूल ही जाओगे ऑल्पो सर। अल्प मने আছে, ठीक है, एक बार क्लास देख लेना फिर से, ठीक है, तो याद आ जाएगा। ठीक है, चलो मैं आगे का बात करता हूँ, ठीक है। जैसे वोटिंग राइट्स, इसके बारे में चर्चा हो चुका था एकदम स्टार्टिंग मैटर में ही, मैंने बता दिया था वोटिंग राइट्स, इक्विटी शेयर का, प्रेफरेंस शेयर का, ठीक है। फिर कॉल्स इन एडवांस, ये सब बारे में चर्चा हो चुका है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम होने से प्रीमियम रिजर्व कैसे बनाया जाता है, ये सब डिस्कशंस मैंने आपसे किया था। ओके, तो चलो मैं थोड़ा सा, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी मैंने बात कर चुका था, ठीक है, कि कितना तरह का प्रेफरेंस शेयर्स होता है, ठीक है। तो वो भी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे सेक्शन 55 के अंदर। तो आज मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल्स में लेके जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें आपको मैं, अच्छा, ट्रांसफर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड अलाइड प्रोविजंस डिस्कस हो चुका है। मैं थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहता हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, ये एरिया, ठीक है, बेसिकली ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। ये जो डिस्कशंस मैं अभी आपसे करूंगा दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जिसके बारे में सेक्शन 61 से लेके 68 के अंदर बोला है। फिर मैं आपको आगे आगे बाईबैक वगैरह का कहानी भी बताऊंगा, ठीक है। तो चलो सर ध्यान से सुनो, आपको आगे आगे सब पता चलेगा। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, कंपनी मार्केट में आते हैं कुछ शेयर कैपिटल के बारे ऊपर, ठीक है। आप लोगों को पता है ना ऑथराइज कैपिटल क्या होता है या फिर नॉमिनल कैपिटल क्या होता है? अगर पता नहीं है तो मैं एक बार याद दिला देता हूँ, डोंट वरी, रिमेंबर कर देता हूँ। ऐसे ऑथराइज कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी जितना कैपिटल मार्केट से विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइंस द टर्म ऑथराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल टू मीन सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड, जो कंपनी को ऑथोरिटी है कि इतना पैसा वो मार्केट से मैक्सिमम विड्रॉल कर सकते हैं बाय द मेमोरेंडम ऑफ ए कंपनी टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब वही मार्केट में कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल रह सकता है जो कंपनी मार्केट से विड्रॉल भी कर सकते हैं, मतलब पब्लिक से, ठीक है। तो सवाल ये, अगर प्राइवेट कंपनी है तो भी प्राइवेट प्लेयर से जो प्राइवेट मेंबर बनेगा, पब्लिक कंपनी हो तो पब्लिक से मैक्सिमम कितना। तो ये जो ऑथराइज कैपिटल का कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको सिंपल करने का कोशिश करूं तो आपको सिंपल में समझ में आ जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी मार्केट में आना चाहता है, अगर आपको ये एक स्टार्टअप बनाना है, सर आप लोग स्टार्टअप समझते हो? हेलो, स्टार्टअप न्यू कंपनी बनाने का जो बात है ना। तो अगर आपको आज की डेट में एक स्टार्टअप बनाना है या फिर एक न्यू एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया आप इनिशिएट करना चाहते हो, तो आपको कुछ पैसा चाहिए होगा। तो अगर आप जो पैसा लेके मार्केट में आना चाहते हो, वो पैसा आपको कहीं से मिलेगा, या तो आपके पापा से, या तो माँ से, या तो फ्रेंड से, या तो किसी रिलेटिव से, या फिर अगर आपने बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने थोड़ा बहुत लोन दे दिया आपको, तो किसी ने भी किसी करा से। तो बात ये कि स्टार्टअप करने के टाइम पे आपको अगर किसी भी जगह से पैसा मिलता है, से फॉर एग्जांपल आपका थोड़ा अमाउंट है 5 करोड़ के आसपास, ठीक है, एक बेसिक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक 5 करोड़ का अमाउंट लिया। आई नो सबके लिए 5 करोड़ भी बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, बट मैं जस्ट एक आइडिया देना चाहता हूँ कि एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, 5 करोड़ का स्टार्टिंग अमाउंट आपको चाहिए। तो अगर आपको इस मोमेंट में कोई बोले कि भाई आपके बिजनेस का वैल्यूएशन क्या है, तो आप सिंपल बोलोगे कि मेरा बिजनेस का वैल्यूएशन 5 करोड़ है, बिकॉज मैं मार्केट में 5 करोड़ लेके ही आ रहा हूँ, ठीक है। नाउ इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ऑथराइज कैपिटल समझने का, ठीक है। अब 5 करोड़ आपका वैल्यूएशन इसलिए है बिकॉज आप जो फैक्ट्री लगाओगे, जो प्रोडक्ट बनाओगे, जहां आपका शोरूम बनेगा, जहां आपका दुकान बनेगा, जहां मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी बनेगा, वो हर चीज का एक कॉस्ट लगता है जो आपका 5 करोड़ है, ठीक है। अब ये 5 करोड़ का कॉन्सेप्ट ये है कि 5 करोड़ को अगर आप एक पर शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू क्या हो सकता है, प्लीज टेल मी। एक एक शेयर नॉर्मली 10% का होता है। सर 10 की जगह क्या 5 हो सकता है? यस, इट कैन बी 5, इट कैन बी 2, इट कैन बी 1 ऑल्सो, ठीक है। नॉर्मली ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है मार्केट में कि शेयर का वैल्यू 10 पकड़ो, शेयर का वैल्यू, फेस वैल्यू 10 पकड़ो, 10 से जितना ज्यादा होगा वो प्रीमियम माना जाता है, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। अब अगर 5 करोड़ का टोटल आपका कैपिटल है, ठीक है, अगर टोटल कैपिटल आपके पास 5 करोड़ का है, तो 5 करोड़ को अगर आप डिवाइडेड बाई 10 करते हो
तो आपको कितना मिलता है सर? 50 लाख। ये 50 लाख हो गया आपका शेयर कैपिटल, ठीक है, तो 50 लाख शेयर्स हो गया, ठीक है, 50 लाख शेयर्स। अब सवाल है, ये जो 50 लाख शेयर्स है ना, दिस इज योर ऑथराइज्ड शेयर्स, ठीक है। हेलो, आप लोगों को समझ में आ रहा है सर? मतलब आपका बिजनेस के वैल्यूएशन के हिसाब से आप इतना पैसा मार्केट से विड्रॉल करने का अथॉरिटी आपको मिल सकता है, सेबी से या फिर जो भी अथॉरिटी है उससे। मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हो गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइंस द टर्म ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल टू मीन सच कैपिटल एज इज ऑथराइज्ड। और ऑथराइज्ड कैसे दिया जाता है? बिजनेस के वैल्यूएशन को देख के ही दिया जाता है, ठीक है। मैं आपको एक वैल्यूएशन के हिसाब से बताने का कोशिश किया, बिकॉज आपको उतना ही अमाउंट मार्केट से मैक्सिमम अलाउ करेगा, मतलब से भी जितना आपका वैल्यूएशन है। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? प्लीज टेल मी। हेलो, सर किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है, क्या नेटवर्क इशू है आप सबके साथ मेरा? Yes, sir. क्या? Disturbance. तो बेसिकली सेक्शन 2 सबसेक्शन ए डिफाइंस द टर्म ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। इसको नॉमिनल भी कहा जाता है कि भाई कम से कम इतना पैसा मार्केट से उठाने का परमिशन इनको दिया जाएगा या अथॉरिटी दिया जाएगा, तो दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल, या फिर इसको नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी कहा जाता है। या कोई डाउट अगर आपको आए ना सर, आप जरूर मुझे पूछिएगा। तो ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, जिसको सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 के अंदर बोला गया है। अब मैं जो मेन बात आपसे करूंगा दैट इज ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल को ऑल्टरेशन के बारे में कंपनी का क्या बात है, जो सेक्शन 61 से लेके 68 के बीच में कंपनी लॉ डिस्कस करता है। अब आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉल्ड अप कैपिटल का भी बात है। सर कॉल्ड अप तो आपको समझ में आ ही रहा है, आप लोग बचपन से करते जा रहे हो। Section 2 subsection 15 states that the term called up capital means such part of capital which has been called for payment। मतलब आप लोगों को पता है ना, बचपन से आप लोग करते हो, जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ठीक है, या फिर कंपनी अकाउंट्स आप कभी ना कभी पढ़े हो, तो कंपनी अकाउंट्स में इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट। एक शेयर का फेस वैल्यू अगर 10 है और कंपनी ये फेस वैल्यू का 10 रुपीज, आप जितना शेयर लोगे, से फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर परचेस करोगे, तो ये फेस वैल्यू को ना कुछ पार्ट से आपको कंपनी कॉल करते हैं। पहले एप्लीकेशन में 2 रुपीज ले लेगा, फिर 3 आपका फर्स्ट कॉल में, फिर 3 आपका सेकेंड कॉल में, फिर आपका फाइनल कॉल में। इस तरह से आपसे कंपनी पैसा लेगा। 3 3 6 3 9 नहीं सॉरी ये 2 होगा, ठीक है। तो ये बात ये कि जितना कंपनी कॉल कर लिया उसको कॉल्ड अप कैपिटल बोलेंगे, सिंपल बात है। आज की डेट में सर सारा का सारा एक ही बार में ले लेता है। मैं आपको बता दूं, आज के डेट में स्पेशली जब आईपीओ वगैरह आता है ना, तो सारा का सारा पैसा कंपनी एक ही बार में ले लेता है, मतलब वो कोई पेंडिंग नहीं रहता। ये सिस्टम आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। तो लेकिन फिर भी अगर कभी फ्यूचर में कंपनी ऐसा कॉल्ड अप सिस्टम रखे, तो कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल सब एक ही मतलब आता है, ठीक है। मतलब जो कॉल्ड अप है वही पेड अप है, वही सब्सक्राइब्ड है। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आज सुबह भी मैं बेसिक्स ऑफ बेसिकली स्टॉक मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट बता रहा था फाउंडेशन लेवल में, तो वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट समझाने का मौका मिला था। तो वहां पर भी मैं वही समझा रहा था, जो बेसिकली एंट्रांस फाउंडेशन, सीए से एंट्रांस वगैरह को जानना पड़ता। सर डेफिनेशंस ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल को तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम आपको कुछ और बातें करते हैं सर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर आपको मेन क्या बात करना पड़ेगा। पावर टू लिमिटेड कंपनी सेक्शन 61, राइट इशू सेक्शन 62। राइट इशू क्या होता है? राइट इशू कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही शेयर इशू करता है ना। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही कंपनी शेयर इशू करता है। इससे कंपनी को थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलता है, कंपनी को फिर से आईपीओ लाने का जरूरत नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंपनी पे थोड़ा भरोसा कर देता है, कभी कभी थोड़ा डिस्काउंट भी दे देता है, ठीक है, कंपनी कि भाई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पे भरोसा करते हैं, और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को भी कंपनी के प्रति और ज्यादा, मतलब क्या बोलूं सर, इसको लाइबिलिटी तो नहीं बोल सकते, मतलब और ज्यादा कनेक्शन बढ़ जाता है। तो राइट इशू इज लाइक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से जब कंपनी फिर से शेयर इशू करता है तो वो राइट इशू बन जाता है, ठीक है। बोनस इशू, ये भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में ही होता है। कंपनी बोनस नॉर्मली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वाले को ही देता है, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा फ्री गिफ्ट टाइप का बोल सकते हो। तो फ्री गिफ्ट, इसमें वैल्यूएशन सेम रहता है बट एक शेयर एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब अगर आप 5 शेयर कंपनी का होल्ड करते हो तो 5 के बदले 1 शेयर, 5:1, ठीक है। मतलब 1:5 ऐसे बोलो कि 5 के बदले 1 शेयर आपको गिफ्ट में मिलता है, जो शॉर्ट टर्म में तो ज्यादा बेनिफिट नहीं देता बट लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देता है, ठीक है।
या 1 के बदले 1 भी होता है, 2 के बदले 2 भी होता है, या 4 के बदले 10 के बदले, ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी वो कब क्या कर रहा है। बोनस शेयर भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करता है ना, मार्केट में शेयर ना रॉकेट मतलब स्काई रॉकेटिंग होता है, ऐसे देखा जाता है सर, कि कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया तो लोगों को लगता है कि कंपनी कुछ खास कर दिया, लेकिन ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन पे नो चेंज। मैं आपको आगे आगे समझाऊंगा थोड़ा सा। अच्छा, देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कि कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस भी करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है सर बाईबैक, जिसको सेक्शन 68 में बताया गया है। ठीक है, तो ये है ओवरऑल अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल की कहानी, जो मैं आपको एक एक करके बात बताऊंगा। सर आपको समझ में आ रहा है सर हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं, या किस मतलब कौन से मैटर में हम लोग बात करने जा रहे हैं, बोलिएगा सर। लोग हाँ ना कीमती है मेरे लिए, थोड़ा बहुत बीच बीच में हाँ ना बोलते जाइएगा। नील, ज्योति, अभिषेक, बोलो सा। Yes, sir. ओके सर। अच्छा, पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर द शेयर कैपिटल। अब आपको मैं सेक्शन 61 के बारे में थोड़ा बताता हूँ। पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर इट शेयर कैपिटल। एक लिमिटेड कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स होते हैं, नॉर्मली लिमिटेड बाय गारंटी होते हैं, ऐसे कंपनी अपना शेयर कैपिटल को अल्टर कैसे कर पाते हैं, सेक्शन 61 इसके बारे में बात करते हैं। सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 61, a limited company having a share capital is empowered to alter its capital clause of the memorandum of association। ये MOA के अंदर अपना क्लॉज को चेंज करेगा। प्रोविजंस क्या है? सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट a limited company having share capital may, if so authorized by its article, alter its memorandum in its general meeting। ठीक है, अगर आर्टिकल में ऑथोरिटी है तो जनरल मीटिंग में कर सकता है ऑल्टरेशंस। ठीक है, अब कैसे कर सकता है? या तो इंक्रीज करेगा अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बाय सच अमाउंट एज इट थिंक्स एक्सपीडियंट, जो इनको ठीक लगता है, और बाद में सेबी को भी इसका परमिशन देना पड़ता है। चेंज कर सकते हैं, ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है और फॉर्मेलिटीज फुलफिल करना पड़ता है, लेकिन रोज रोज ऑथराइज कैपिटल चेंज नहीं होता। Consolidate and divide all or any of its share capital into shares of a larger amount than its existing shares. However, no consolidations and divisions which result in changes in the voting percentage of shareholders shall take effect unless it is approved by the tribunal on an application made in prescribed manner। अगर शेयर ऑल्टरेशंस करने के बाद वोटिंग परसेंटेज वगैरह में चेंजेस आता है तो इन दैट केस ट्राइब्यूनल का अप्रूवल की जरूरत पड़ता है, ट्राइब्यूनल का अप्रूवल की जरूरत पड़ सकता है। कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक। कंपनी का जो भी शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाएगा ना, वो कंपनी स्टॉक में बदल सकते हैं। आपको मैंने शेयर कैपिटल डिवेंचर पढ़ाने की स्टार्टिंग में ही एकदम पहला क्लास में मुझे याद है कि मैं आपको समझा के रखा था कि शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस क्या है, एकदम शेयर कैपिटल डिवेंचर का फर्स्ट क्लास में। मतलब शेयर क्या है और डिवेंचर स्टॉक क्या है। ठीक है, इसीलिए दोनों वर्ड ही मार्केट में चलता है, एक हम लोग बोलते हैं शेयर मार्केट और कभी हम लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो शेयर और स्टॉक के बीच में डिफरेंस है ये, जब फुल्ली पेड अप शेयर को एक स्टॉक बना के उसमें अलग से उसको बनाया जाता है, जो मैंने बोल दिया आपको पहले ही। तो शेयर फुल्ली पेड अप शेयर को ही आप स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। कन्वर्ट ऑल और एनी ऑफ इट्स फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक एंड रिकन्वर्ट दैट स्टॉक इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर ऑफ एनी डिनोमिनेशंस। ये भी कंपनी ऑल्टरेशंस में कर सकते हैं। Subdivide the shares or any of them into shares of smaller amount that is fixed by the memoranda. So however that in the subdivisions the proportion between the amount paid and the amount, if any, unpaid or each reduced share shall be the same as it was in the case of share from which the reduced share is derived. Cancel shares which at the date of passing the resolution in that behalf have not been taken or agreed to be taken by any person and dismiss the amount of its share capital by the amount of the share of the cancelled। मतलब अगर शेयर कैंसिल भी होता है तो उसका भी ऑल्टरेशंस में देखा जाता है। तो ये सब सेक्शन 61 का कुछ सिंपल मैटर है सर। सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 प्रोवाइड्स दैट द कैंसिलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अगर कैंसिलेशन होता है तो उसको सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के अंदर काउंट नहीं करता है। डोंट वरी, आपको आगे कुछ मैं समझाऊंगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। Section 64 states that a company shall, within 30 days of its share capital having been altered in the manner provided in section 61 subsection 1, जैसे वो शेयर कैपिटल को अल्टर करेगा वो नोटिस देगा, गिव नोटिस टू द रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार को नोटिस देगा बेसिकली आरओसी को इन द प्रेस्क्राइब फॉर्म अलोंग विद द ऑल्टर्ड मेमोरेंडम। जो भी मेमोरेंडम में चेंज किया है ऑल्टरेशंस के बारे में वो नोटिस देना पड़ता है। कितना दिन के अंदर सर? 30 दिन के अंदर। आप देखिएगा मैक्सिमम केस में या तो 30 दिन या तो 3 महीना या तो 15 दिन या तो 14 दिन या तो 21 डेज, इस तरह का आपको लॉ के अंदर मतलब कंपनी लॉ के अंदर बहुत देखने को मिलता है।
ये सब डेट का ख्याल रखिएगा सर। अच्छा, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, मैं आपको समझाता हूँ। राइट इशू, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। राइट इशू इन्वॉल्व्स प्रीएम्प्टिव सब्सक्रिप्शन राइट्स टू बाय एडिशनल सिक्योरिटीज इन ए कंपनी ऑफर्ड टू द कंपनीज एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर। अगर आज आप किसी कंपनी का शेयर होल्ड करते हो तो आपको ही बाद में कंपनी राइट इशू देता है, ठीक है। राइट मतलब आप समझ रहे हो कि आप ऑलरेडी कंपनी का शेयर होल्डर हो, आप कंपनी को और पैसा दो, सिंपल बात है, कंपनी को और पैसा का जरूरत पड़ेगा और कंपनी आपको राइट इशू देगा। इट इज ए नॉन डाइल्यूटिव प्रो रेटा वे टू रेज कैपिटल, ठीक है। मतलब इसमें ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होता। डाइल्यूशन क्यों नहीं होता? क्योंकि कंपनी को न्यू शेयर होल्डर ढूंढना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे आईपीओ में कंपनी को न्यू शेयर होल्डर मिलता है, तो जब कंपनी राइट इशू करता है तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के बीच में ही शेयर और कैपिटल रेज करते हैं और बदले में शेयर इशू करते हैं। लेकिन इसमें डाइल्यूट नहीं होता, मतलब शेयर और ज्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं पड़ा। टोटल ऑथराइज कैपिटल जितना था और नंबर ऑफ शेयर होल्डर जितना था वो उतना ही रह गया, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा रेज करने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर न्यू इशू होगा तो उसमें कंपनी का शेयर डाइल्यूट हो जाएगा, मतलब और नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है नॉर्मली, ठीक है। अगर आपका टोटल शेयर कैपिटल मानो 10 लाख का है, ठीक है, सिंपल समझो, ठीक है। अगर आपका शेयर कैपिटल 50 लाख का है या 50 लाख का जो भी हो, इसको अगर आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करोगे तो जितना ज्यादा शेयर होल्डर बढ़ेगा आपका पर शेयर का वैल्यू भी उतना कम होता जाता है। तो इसमें डाइल्यूट नहीं होता। राइट इशू में इसका एडवांटेज है, लेकिन कंपनी कई बार डाइल्यूट मतलब राइट इशू इसलिए कर देते हैं कि क्या पता अगर न्यू इशू में रिस्पॉन्स ना मिले तो, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा आगे आगे जब जैसे आप शेयर मार्केट के साथ कनेक्टेड हो जाओगे ना, आपको इस सब चीजों के बारे में और ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा सर। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, चलो। If a company announces 1:10 right issue, it means an existing shareholder can buy 1 extra share for every 10 share held by him. अगर वो 10 शेयर होल्ड करता है तो उसको एक शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। यूजुअली द प्राइस एट विच द न्यू शेयर आर इशूड बाय वे ऑफ राइट इशू इज लेस देन द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। नॉर्मली मार्केट प्राइस से कम रहेगा प्राइस ऑफ द स्टॉक टू एनकरेज सब्सक्रिप्शन, ताकि न्यू शेयर होल्डर उसको खरीदने के लिए पागल बने, ठीक है। मतलब क्योंकि मार्केट से सस्ता दाम में मिलेगा तो न्यू शेयर होल्डर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को अच्छा लगेगा कि भाई हमें सम्मान मिला है। सर समझ में आ रहा है बात? हेलो, बोलिए सर, राइट इशू का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? न्याशीष, अभिषेक, ओके ज्योति। तो एग्जैक्टली इस तरह से, हाँ बोलो। ओके सर, कोई क्वेश्चन है क्या किसी का? ठीक है सर। अब पब्लिक कंपनी में इशू सिक्योरिटीज थ्रू राइट इशू और बोनस इशू। कंपनी क्या करता है मार्केट में, पब्लिक कंपनी राइट इशू भी शेयर इशू करता है और बोनस इशू भी करता है इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मैं अभी आपको बोनस इशू भी समझाऊंगा। तो राइट इशू में क्या हो गया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उसको राइट इशू में मिलता है और राइट इशू थोड़ा डिस्काउंट में मिलेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अच्छा क्या हमेशा राइट इशू खरीद लेना चाहिए? जैसे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, अगर राइट इशू में मुझे कुछ मिलता है तो राइट इशू देखते हैं सर। बोर्ड ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट डेटर बोनस राइट इशू क्वार्टर फोर रिजल्ट्स एंड मोर। एशियन ग्रेनिटो इंडियंस 441 राइट इशू ओपन्स। ये थोड़ा सा पुराना न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं। एशियन ग्रेनिटो इंडिया बोल के कंपनी है सर, इसने 441 का राइट इशू ओपन किया है सब्सक्रिप्शन के लिए, मतलब मार्केट शेयर से थोड़ा सा कम नाम में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एशियन ग्रेनिटो इंडियाज राइट इशू इज ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर इट्स शेयर होल्डर। The issue opens on 25th April and will close on May 10. Company is raising 441 crores through the right issue to fund its mega expansion plans, value-added luxury surfaces and bathware segments, including GBT tile, sanitary ware, SFC flooring, etc. नाम सुने कभी आप लोग इसका, एशियन ग्रेनिटो का? किसी ने भी सुना है? तो ये देखिए सर, NSE में लिस्टेड है अभी 72 रुपीज़ करके इसका शेयर का दाम चल रहा है सर। कभी एक टाइम था, अभी मार्केट थोड़ा डाउन ही दिख रहा है इसका, एक टाइम था जब बहुत ही हाई गया था, 400 के आसपास चला गया था, ठीक है। तो इस तरह का आपको मार्केट में खबर मिलेगा कि ये कंपनी ने राइट इशू किया, ठीक है। तो राइट इशू क्या होता है आपको समझ में आ गया ना सर, ठीक है।
तो कंपनी डिस्काउंट रेट में ही राइट इशू करता है। लेकिन आप एक चीज ध्यान में रखिएगा, राइट इशू की एक स्पेशल बात कर रहा हूँ आपसे। कंपनी जब राइट इशू करता है ना, जैसे मानो कि ये कंपनी, अभी देखो इसका फंडामेंटल एनालिसिस तो मैंने अभी तक किया नहीं, तो मैं इसके बारे में एग्जैक्टली डिटेल्स क्या क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है। उसके लिए मुझे कंपनी का पूरा डिटेल्स छानबीन करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको मैं इतना समझा सकता हूँ कि जब कंपनी राइट इशू करता है ना और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर देता है, तो इसका मतलब क्या होता है ना, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी का सिचुएशन इतना अच्छा नहीं है, कंपनी अगर मार्केट में न्यू इशू लाएगा या ऑफर फॉर से मतलब नेक्स्ट आईपीओ की तरह, जैसे वो सेकेंड टाइम फिर से ऑफर कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का ऑफर में शायद उनको अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। कंपनी का सिचुएशन जब थोड़ा सा मतलब डगमगाता है ना, मतलब देयर इज सम वल्नरेबिलिटी इन द कंपनीज बिजनेस, तो कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही बोलता है कि भाई आप ही लोग दे दो, ठीक है। तब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को थोड़ा डिस्काउंट देने से वो लोग राजी हो जाते हैं कि भाई हाँ मैं दे सकता, मतलब हम लोग लेंगे, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, right issue offered at a price of 63 per share, that is 24% discount to the closing share price 82.9 per share 22 अप्रैल 2022। मतलब मार्केट में दाम चल रहा था 82 करके, उससे भी कम दाम 63 पर शेयर करके मांग रहा है, तो काफी डिस्काउंट में दे रहा है। मतलब ऐसा डिस्काउंट क्यों दे रहा है? बिकॉज कंपनी को कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ द राइट्स एंटाइटलमेंट अलॉटेड टू एलिजिबल शेयर होल्डर इज अवेलेबल ऑन BSE NSE बिटवीन 25 अप्रैल ऑन टू 5 मई एंड टिल 10 में ऑफलाइन में मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पॉइंट में राइट इशू ले सकते हैं। टोटल 441 करोड़ का कंपनी को राइट इशू करना है। मतलब कंपनी को 441 करोड़ उठाना है, बेसिकली इनको इतना जरूरत है। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोल रहे अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होता है शेयर होल्डर को बेनिफिट मिल जाएगा, बट अगर बिजनेस अच्छा नहीं होता तो फिर शेयर होल्डर का पैसा मुश्किल में पड़ जाएगा। बिकॉज जब आप कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आप बेसिकली कंपनी का ट्रू ओनर बन जाते हो, और ट्रू ओनर उतना ही मतलब रिस्क उठाते हैं जितना कि प्रोमोटर उठाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इस सब चीज़ों का आइडिया लग रहा है सर, ठीक है। तो बेसिकली राइट इशू भी एक मार्केट से कैपिटल रेज करने का एक बेसिकली एक तरीका होता है फाइनेंस का, ये फाइनेंस का ही एक तरीका है। समझ में आया ना सर? मैं आपको दोनों एंगल से बताया, मार्केट न्यूज से भी बता दिया और किताबी एग्जाम्पल से भी बता दिया, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। बोनस इशू के बारे में भी कुछ बात कर लेना चाहिए, आगे आगे चलते हैं सर। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में इशू सिक्योरिटीज बाय यू हैव राइट इशू और बोनस इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज ए। Section 62 deals with further issue of share capital. The provision ensure equitable distribution of such share to the existing shareholder. These are mentioned in the following: offering of issue of further shares, ठीक है। Section 62 subsection 1 कंपनी फर्दर शेयर इशू करने के बारे में बात करते हैं। जैसे 10 शेयर के बदले 1 शेयर, आपको अभी कुछ देर पहले राइट इशू में बताया, अगर कोई 10 शेयर होल्ड करता है तो कंपनी उसको 1 शेयर देने के लिए रेडी है। तो इसी तरह से राइट शेयर के बारे में बात आपको मैं बताया। अब धीरे धीरे चलो मैं आपको बोनस के बारे में लेके चलता हूँ। एम्प्लॉइज को भी मिलता है, ठीक है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के थ्रू से, वो आपको पता है। आपको मिल जाएगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस के बारे में भी बोला है। एन एम्प्लॉय ये देखो ना, a permanent employee of the company who has been working in India or outside India, a director of the company, whether a whole-time director or not, but excluding an independent director, an employee as defined in clause A, B of subsidiary in India, outside India, but does not include an employee who is a promoter or a person belonging to the promoter group, उनको employee नहीं माना जाता। इनको ESOP मिलता है सर, ESOP, ठीक है। मतलब ये भी एक तरह का शेयर इशू करने का तरीका है, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ही बोलते हैं कि आप शेयर खरीदो सस्ता दाम पे, ठीक है। इसको स्टॉक ऑप्शन प्लान कहा जाता है। तो ये सभी कंपनी का शेयर इन्वेस्ट करने का, और कई बार कंपनी अपने एम्प्लॉइज को थोड़ा सा बेनिफिट देने के लिए भी करते हैं, और कई बार कंपनी के पास थोड़ा पैसा का कमती होने से भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऐसे ऑफर करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ों के साथ आप थोड़ा सा कनेक्टेड रहिएगा तो आपको ईसॉप भी समझ में आ जाएगा। तो राइट इशू, ईसॉप, ये सब ऑलमोस्ट सेम पैरामीटर में होता है। राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए, ईसॉप एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अब मैं आपको चलो लेके चलूंगा, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी लिस्टेड एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक कंपनी BSE में लिस्टेड है, ठीक है। कहाँ लिस्टेड है सर? BSE में। इंटेंड्स टू ऑफर इट्स न्यू शेयर टू द नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर को शेयर देना चाहता है जो मेंबर नहीं है। द एग्जिस्टिंग मेंबर ऑफ द कंपनी कंसीडर सच ऑफर एज इनवैलिड इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 62 subsection 1 clause A. However, the company is not prohibited in absolute terms while offering new shares to the non-members. It can do so after fulfilling the conditions given in section 2 subsection 1 clause C. Thus, a new shares of a company limited by shares may be issued to non-members under certain circumstances. मतलब कंपनी अगर न्यू शेयर इशू करना चाहता है तो स्टार्टिंग में करने से वो नहीं कर पाएगा, कंपनी को इसके लिए
कुछ रेजोल्यूशन पास कराना हो सकता है और स्पेशल कंडीशंस पे कंपनी ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर बोला, ठीक है। अब चलो मैं आपको लेके चलता हूँ सेक्शन 63 पे, इशू ऑफ बोनस शेयर्स के बारे में कुछ बात सुनते हैं सर, ठीक है। तो राइट इशू के बारे में मैंने आपको बताया, अब आपको मैं बोनस के बारे में बताता हूँ। सेक्शन 63, ध्यान से सुनिए सर। स्नेहाशीष, नील, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ज्योति, बोलो सर। यस सर। सर बोनस शेयर्स क्या है? बोनस शेयर्स इज इशूड प्रोपोर्शनेटली बाय अ कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर। करंट शेयर होल्डर को ही बोनस दिया जाता है, फुल्ली पेड अप शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे बहुत बार मिल रहा है सर बोनस शेयर, काफी दिनों से होल्ड करने से ज्यादा मिलता है। अगर जितना ज्यादा दिन तक आप कंपनी का शेयर होल्ड करोगे आपको उतना ज्यादा मिलेगा। मेरे को एक बार SBI में मिला था, मेरे को इन्फोसिस में एक बार मिला था, मेरे को एक बार इंडिया बुल्स में मिला था, बहुत बार मिला है, और भी 2-4 बार मिला है, मुझे सब याद नहीं है, बट बोनस मुझे बहुत बार मिला है। बोनस मिलने से लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट मिलता है, आपका शेयर होल्डिंग बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेक्शन 63 prescribe the conditions and the manner of issue of fully paid up bonus shares by a company to its member. The provisions are as under. According to section 63 subsection 1, a company may issue fully paid up bonus shares to its member in any manner whatsoever out of. कहाँ से दे सकता है बोनस? कंपनी अपने फ्री रिजर्व से बोनस शेयर दे सकता है, ठीक है। कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यूज कर सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट भी यूज कर सकता है, ठीक है। मतलब देखो भाई, कंपनी किसी को बोनस शेयर देगा तो उसका वैल्यूएशन तो कंपनी को चुकाना पड़ेगा ना। अगर आज कंपनी का शेयर, आज अगर आप कंपनी का 10 शेयर होल्ड करते हो, ठीक है, तो कल अगर कंपनी आपको बोलता है कि 10 के बदले आपको 2 शेयर और एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 10 के बदले अगर आपको 1:10 या 2:10, 10 के बदले 2, तो 10 + 2 करके आपका शेयर होल्डिंग हो जाएगा 12, है ना। लेकिन सर इसका वैल्यूएशन नॉर्मली चेंज नहीं होता है। जब भी कंपनी बोनस इशू करता है ना, तो कंपनी ऑटोमेटिकली अपने शेयर प्राइस को भी ना उसी वैल्यू से कम कर देता है। मतलब वो क्या करता है जब बोनस इशू करता है, इसको स्प्लिट बोलते हैं सर, स्प्लिट एट ए टाइम करता है। स्प्लिट अप शेयर क्या होता है, 10 का शेयर फेस वैल्यू अगर 10 का है तो 10 का शेयर 5 हो जाएगा, फेस वैल्यू 10 से 5 हो जाएगा। तो मार्केट में अगर कोई शेयर 500 का चल रहा था ना, तो 500 का शेयर 250 में दिखेगा आपको, ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो आप अगर पहले 10 शेयर 500 करके होल्ड करते थे, और अगर आज अगर आपको अभी यहाँ पर 10 मतलब बेसिकली 1:1 मतलब 1 के बदले 1 करके दिया है, तो 10 इंटू मतलब बेसिकली ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 शेयर पहले होल्ड करते थे, 10 का शेयर का वैल्यू 500 करके जितना होता है, 20 शेयर का वैल्यू 250 करके उतना ही हो जाएगा। आपको बात समझ में आ रहा है सर? मतलब बोनस शेयर में हो सकता है कि आपको 1 शेयर के बदले 1 मिला है, तो 10 के बदले 20 मिलेगा। यस और नो? हेलो ज्योति, अभिषेक, बोलो। 1:1 है तो 10 के बदले 10 की जगह 20 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होता है सर। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। और एक बार समझाए? ओके सर। देखो सर, कंपनी तुमको बोनस दे रहा है, तुम अगर 1:1 का बोनस दे रहा है, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत पॉपुलर है 1:1, बट कंपनी क्या करते हैं ना, स्प्लिट कर देगा। सर फेस वैल्यू 10 का था, फेस वैल्यू को 5 कर देगा, 10 का शेयर 5 का हो जाएगा। तो मार्केट में अगर 500 का शेयर था तो वो 250 का हो जाएगा। मतलब ये फेस वैल्यू चेंज होने का मतलब ही है कि आपका मार्केट प्राइस भी आधा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। ये बहुत बार कंपनी किया है, बहुत सारा कंपनी, रिलायंस ने किया है। ऐसा करने के पीछे कंपनी का बहुत इंटरेस्टिंग मानसिकता होता है, मैं आपको समझाता हूँ। ऐसे मैं आपको रिलायंस को दिखाता हूँ, रुको। इन्फोसिस किया है। इन्फोसिस अभी 1600 समथिंग करके चल रहा है, थोड़ा सा डाउन हुआ है लास्ट कुछ दिनों से, 1700 के आसपास चला गया था। वो अप एंड डाउन मार्केट का खेल है, उसको छोड़ो अभी। इन्फोसिस का शेयर का दाम चल रहा था सर 2000, मैं कब का बात करूं आपको, 2021 मोस्ट प्रॉब्ली 2021 के स्टार्टिंग का बात कर रहा हूँ, 1400 करके चल रहा था, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो उसने क्या किया, 1400 के शेयर को पूरा आधा कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और बोनस भी डिक्लेयर कर दिया। तो अचानक लोग दिखेगा क्या कि जो 1400 चल रहा है वो 700 हो गया, ठीक है। पब्लिक को लगेगा, जिसको पता नहीं है कि हुआ क्या है,
उसको लगेगा कि भाई कुछ दिन पहले तो मैंने ट्रैक किया था 1400 था, अभी तो 700 हो गया। एक्चुअली 1400 का शेयर एक्सपेंसिव लगता है, 1000 के ऊपर कोई भी शेयर काफी एक्सपेंसिव फील होता है। तो कंपनी नहीं चाहता है कि इतना एक्सपेंसिव फील हो तो कंपनी का शेयर खरीदने में लोगों को प्रॉब्लम हो। तो बहुत सारा कंपनी क्या करता है, वो स्टॉक को स्प्लिट कर देगा और बोनस इशू कर देगा। अब बोनस इशू करने में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ना काफी फायदा होता है, फायदा लॉन्ग टर्म में मिलता है, एग्जिस्टिंग टाइम पे नहीं मिलेगा। मतलब अभी बोनस देगा तो अभी फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि 1400 का शेयर 700 हुआ है। तो पहले अगर आप मानो कंपनी का 100 शेयर होल्ड करते थे तो 100 के बदले 1400 था, अभी आपने 100 शेयर होल्ड करते थे ना, अभी 200 हो जाएगा। तो 100 इंटू 1400 जितना होता है 200 इंटू 700 भी उतना ही होगा। तब आप बोलोगे सर फायदा क्या हुआ? नहीं सर, फायदा करंट लेवल में कुछ नहीं होता, करंट लेवल में नो फायदा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यही कंपनी का शेयर को होल्ड करके रखोगे, कल ही शेयर जब 700 से 1000, 1200, 1500, 1600 हो जाएगा, पहले आप 100 के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता था, अभी 200 के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। आपको समझ में आ रहा है सर? स्प्लिट एंड बोनस, Yes, sir. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। और ये कंपनी करता है, बहुत सारे कंपनी करता है। जिनको पता नहीं है उनको लगेगा, जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स है ना, उनको ना अच्छा नहीं लगता महंगा चीज खरीदने का। रिलायंस भी बहुत बार किया है, ठीक है, और भी कंपनीज है, करता रहता है। लेकिन इसको आपका नॉलेज होना चाहिए कि क्या किया कंपनी ने, क्यों बोनस दिया, बोनस देने के बाद क्या खेल खेला। ठीक है, देखते हैं कि कोई कंपनी बोनस के बारे में कुछ किया कि नहीं। अभी बोनस के बारे में भी आपको खबर दिखेगा सर। आजकल काफी दिनों से मैं थोड़ा सा आउट ऑफ मार्केट हूँ। बोनस बोनस न्यूज देखते हैं। मतलब न्यूज दिखाने का मतलब ये है कि अगर आपको कुछ खबर दिख जाए तो आप भी उसको, ये देखो वरुण बेवरेज का दिख रहा है। वरुण बेवरेज बहुत बड़ा कंपनी है सर। ये जो भारत में जो पेप्सी कोका कोला मिलता है ना, इसका मतलब बेसिकली इन्हीं का है, मतलब यही भारत में पेप्सी कोक को बेचता है सर। वरुण बेवरेज नाम सुने होंगे क्या? नहीं सुने हैं तो सुन लो। वरुण बेवरेज ऑन थर्सडे अनाउंस दैट इट्स बोर्ड एट जयपुरिया इट्स, का है। हाँ बोलो सर। रवि जयपुरिया का कंपनी है और एक बार बोल, तेरा आवाज कट गया। सर, रवि जयपुरिया। हाँ रवि जयपुरिया, वेरी गुड सर। चलो खबर है, थैंक यू। खबर आप रखोगे, मेरे को बताओगे तो बहुत अच्छा रहता है सर। वरुण बेवरेज, ठीक है, ये वरुण वरुण बेवरेज, ठीक है, ये बेसिकली इंडिया में जो पेप्सी कोका कोला जो है ना सर, बेसिकली पेप्सी कोका, ठीक है, ये देख सकते हो आप। पेप्सी कोका पूरा मतलब पूरा बॉटलिंग करना, उसको इंडिया में स्प्रेड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, यही काम ये करता है। ठीक है, तो ये कंपनी रिसेंटली बोला कि वो क्या करेगा, बोनस देगा। ठीक है, तो चलो क्या बोलता है देखते हैं सर, क्या बोनस में बोल रहे हैं। Bonus issue, recommended bonus issue of equity shares in the proportion of for every 2 held by the shareholder of the company, 2 के बदले 1, मतलब 1:2 shares of Varun Beverage were trading nearly 3% higher at 1080 a piece on BSE on afternoon deals। मतलब कल का बात है सर, 1080 करके चल रहा है, 2 के बदले 1 शेयर देगा और 3% हायर में ट्रेडिंग कर रहा था। The board of directors has considered and approved the bonus issue of equity shares of rupees 10 each for every 2 equity shares of rupees 10 each held by the shareholder of the company as on the record date, subject to the approval of the shareholder through postal ballot। ये मीटिंग में जो पोस्टल बैलेट में अप्रूवल होगा एग्जिस्टिंग से, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज द कंपनी इन्फॉर्म्ड इन एक्सीडिंग फाइलिंग। ठीक है, कंपनी जो फाइलिंग किया उसमें बताया, और ये भी बताया द बोनस शेयर्स विल बी इशूड, बोनस शेयर्स विल बी इशूड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कहां से करेगा? सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कंपनी प्रीमियम रिसीव करता है वहां से, प्रीमियम का जो पैसा है कंपनी के पास, वहीं से कंपनी बोनस का पैसा जो भी लगेगा कंपनी वहां से करेगा। दिसंबर 31, 2021 का जो भी कंपनी के पास प्रीमियम है उसको यूज करेगा। वरुण बेवरेज एडेड द रिकॉर्ड डेट इज येट टू बी अनाउंस्ड, बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड बाय एडिशनल शेयर इश्यूड बाय ए कंपनी टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। देखा सर किस तरह से मार्केट में आपको ये सब मिलेगा। वरुण बेवरेज नेट प्रॉफिट फॉर द क्वार्टर एंडेड 96% एट 254 करोड़ एज कम्पेयर टू 129 करोड़ ईयर। अच्छा, लास्ट ईयर से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाया सर। तो इससे एक चीज का पता चलता है कि कंपनी बहुत दूर तक मूव ऑन करेगा। ठीक है, तो इस सब चीज आपको थोड़ा सा खबर रखने से आप समझ जाओगे कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो
अब आगे आगे देखो, जैसे इसका बोनस डेट डिक्लेयर करेगा तो आप देखना कि स्प्लिट किया कि नहीं किया, या फिर बिना स्प्लिट करके भी वो सिर्फ आगे बढ़ सकता है, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। पर ज्यादातर केस में जब भी कंपनी बोनस डिक्लेयर करता है तब कंपनी स्प्लिट भी करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इसको ट्रैक करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये देखा, जब से बोनस बोला है तब से स्टॉक 4% मूव ऑन है, जब से बोला है तब से 4% मूव कर रहा है, बिकॉज बोनस देने से आम आदमी को लगता है कि भाई कंपनी के पास पैसा अच्छा खासा है तभी बोनस डिक्लेयर कर रहा है, और प्रॉफिट अच्छा खासा है, प्रीमियम भी कलेक्शन अच्छा खासा पहले से किया है, तो लोगों को फील होता है कंपनी का शेयर खरीद के रखो, बहुत दूर का जाएगा। और ऐसे भी बहुत अच्छा बिजनेस करता है इंडिया में, तो ऐसे बहुत बार हम लोग स्टॉक मार्केट क्लास में भी वरुण बेवरेज पे डिस्कशंस करके रखे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ से दे सकते हैं, फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है, एंड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट से। तो कहाँ से बोनस का इस्तेमाल हो सकता है कंपनी की तरफ से, ये भी कंपनी लॉ आपको सेक्शन 63 में बता देता है। However, no issue of bonus shares shall be made by capitalizing reserve created by the revaluation of asset. Point to be noted, हाँ सर। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या होता है, आप लोग पार्टनरशिप लॉ पढ़े होंगे, कंपनी अकाउंट्स में भी पढ़े होंगे। जब कंपनी का एसेट रीवैल्यू होता है ना, से फॉर एग्जांपल आपने कोई एसेट्स बहुत पुराने टाइम पे खरीदा था, उसको जब आप रीवैल्यू करते हो तो उसका अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसके लिए भी ना आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है। तो वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के कारण जो रिजर्व क्रिएट होता है ना, उसको आप कभी यूज नहीं कर सकते बोनस शेयर्स के लिए, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, द कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यहाँ से नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एकदम सिंपली बता दिया, बहुत ही वाइटल एक कॉन्सेप्ट है कि बोनस शेयर्स में बी इशूड फ्रॉम फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, सीआरआर, बट नॉट रिवैल्यूएशन रिजर्व। एकदम क्लियर कट बताया। इसके ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन है, करेंगे? चलो सर क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है सर इसी के ऊपर। यस, यही वाला क्वेश्चन है। क्या आपका क्वेश्चन दिख रहा है सर? प्लीज टेल मी एक बार, बताइएगा मुझे एक बार। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? हेलो, Yes, sir. देखो सर, Sankar Portland Cement Limited, Sankar Portland Cement Limited is engaged in the manufacture of different types of cements and has got a good brand value. Over the years, it has built a good reputation, and its balance sheet as at 31st March 2020 showed the following positions. Authorized capital 25 lakh, equity shares of rupees 10 each, कितना हो जाएगा सर? 2.5 करोड़, ठीक है, तो 2.5 करोड़। Issued, subscribed and paid up share capital, issued, subscribed and paid up हो गया आपका 10 लाख, इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, फुल्ली पेड है, तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़। फ्री रिजर्व है इनके पास 3 करोड़ का, ठीक है। The board of directors are proposing to declare a bonus issue of 1 share for every 2 shares held by existing shareholder, जैसे कि वरुण बेवरेज ने भी किया है रिसेंट में। The board wants to know the conditions and the manner of issuing bonus shares under the provision of the Companies Act 2013। एकदम सर प्रैक्टिकल हो गया, जैसे प्रैक्टिकल सिनारियो आज की डेट में है, जैसे आपने वरुण बेवरेज के केस में देखा, वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ठीक है। तो आपको वैसे ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में इसको एज पर सेक्शन सॉल्व करना है, और क्या। अब ये थोड़ी ना रट के होगा सर, प्रोविजंस पढ़ोगे तो जवाब दे पाओगे, या फिर ऐसे कंपनी लॉयर भी सॉल्व कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द कंपनीज एक्ट, प्रोविजंस क्या बताते हैं? द कंपनी में इशू फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर in any manner whatsoever out of free reserve, security premium account and capital redemption reserve account। तीनों में से कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा वरुण बेवरेज कहां से दे रहा है? सिक्योरिटी प्रीमियम से दे रहा है। प्रोवाइडेड दैट नो इशू ऑफ बोनस शेयर शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, वहां से आप बोनस इशू नहीं कर सकते। बहुत अच्छा। कंडीशंस फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स क्या है? No company shall capitalize its profits or reserves for the purpose of issuing fully paid up bonus shares unless, अब तब तक नहीं कर सकते जब तक आप आर्टिकल को ऑथराइज ना कर देते हो। अगर ऑथराइज कर दोगे, आर्टिकल अथॉरिटी देता है, एमओए, एओए, आप कर सकते हो। बेसिकली एओए का बात चल रहा है, बिकॉज एओए क्या है? कंपनी का रूल बुक है। इट हैज on the recommendation of the board been authorized in the general meeting of the company, जैसे कि आपने देखा वरुण बेवरेज भी मीटिंग में ऑथोरिटी लिया, ठीक है। It has
not defaulted in payment of interest or principal in respect of fixed deposit or debt security issued by it. आपको इसके बाद एक लॉ एक प्रोविजन या चैप्टर करवाएंगे इस शेयर कैपिटल चैप्टर के बाद फिक्स डिपॉजिट का, मतलब कंपनी डिपॉजिट्स के बारे में। कंपनी में भी आप डिपॉजिट रख सकते हैं, ठीक है, जैसे बैंक में डिपॉजिट रख सकते हैं वैसा कंपनी डिपॉजिट्स भी होते हैं, सीडीज बोला जाता है। तो कंपनी डिपॉजिट्स में कंपनी बेसिकली जो डिपॉजिट्स रखते हैं कंपनी के पास, बदले में कंपनी उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला, इट इज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटीज इशूड। मतलब कंपनी को अगर कोई लोन दिया है, कंपनी ने अगर कंपनी के अंदर अगर किसी ने डिपॉजिट रखा है तो उनको इंटरेस्ट में या फिर उनके डिवेंचर के इंटरेस्ट में कोई फेलियरिटी नहीं रहना चाहिए। अगर फेलियरिटी होगा तो कंपनी बोनस इशू नहीं कर पाएगा, ठीक है, बिकॉज सबसे पहले आपका डेब्ट लायबिलिटी चुकता होना चाहिए, तभी जाके आप ये सब शेयर होल्डर के साथ जो भी कर रहे हो कर सकते हो, लेकिन पहले आपका लायबिलिटी चुकता होना चाहिए। और क्या बोला सर? सर ये भी बोला इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑन द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय का ड्यू बाकी नहीं रहना चाहिए, सच एज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड बोनस, ये सब बाकी रहेगा तो नहीं कर पाओगे। द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेवलपमेंट आर मेड फुल्ली पेड अप। अगर कुछ भी पार्टली पेड है सबको फुल्ली पेड करो, ठीक है, मतलब एकदम सर लॉजिकल बातें हैं। इट कंप्लाइज विद सच कंडीशन एज आर प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल 14 ऑफ द Share Capital and Debenture Rule 2014, which states that the company which has once announced the decisions of its board recommending the bonus issue shall not subsequently withdraw the same. अगर आप एक बार बोल दिए तो आपको करना पड़ेगा, मतलब डिसीजंस ले लिए, पास कर दिए, करना पड़ेगा, विथड्रॉल नहीं कर सकते। फर्दर द कंपनी हैज टू एंश्योर दैट द बोनस शेयर शैल नॉट बी इशूड इन लीव ऑफ डिविडेंड, ठीक है, कंपनी डिविडेंड के कॉन्सेप्ट में बोनस शेयर इशू नहीं कर सकता। फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर्स Sankar Portland Cement Limited will require reserve of rupees 50 lakh, ठीक है, 50 लाख का रिजर्व चाहिए, हाफ ऑफ 1 करोड़ being the paid up share capital, ठीक है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल का 50%। तो क्या हो गया, फॉर द इशू ऑफ बोनस शेयर शंकर पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड विल रिक्वायर रिजर्व्स 50 लाख, जो 1 करोड़ being the paid up share capital, मतलब हाफ ऑफ 1, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल का हाफ होना चाहिए, which is readily available with the company, जो आपको मैंने आपको पहले ही दिखा दिया कंपनी के पास क्या क्या अवेलेबल है। Hence after following the above conditions for the issue of bonus shares, the company may proceed for a bonus issue, 1 share for every 2 shares held by existing shareholder, ठीक है, हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी इशू कर सकता है, जिसके लिए कंपनी को 50 लाख का रिजर्व चाहिए, जो 1 करोड़ पेड अप का आधा है, बिकॉज 2 के बदले 1 दे रहे हैं ना, तो जो कंपनी के पास है, जो आपको मैंने दिखाया, आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑथराइज कैपिटल 2.5 करोड़ का है, 10 लाख इक्विटी शेयर्स जो इसमें 1 करोड़ है, और फ्री रिजर्व में भी कंपनी के पास 3 करोड़ का है, तो कंपनी आराम से बोनस इशू कर सकता है। बोलो सर, समझ में आया? हेलो, किस तरह से बोनस काम करता है और बोनस इशू करने के लिए किस तरह का कॉन्सेप्ट के साथ चलना पड़ता है, एकदम प्रोविजंस के साथ आपको मैंने बताया। जैसे वरुण बेवरेज भी कर रहा है तो उसका भी सेम टू सेम कंडीशंस अप्लाई होगा। समझ में आया? यस और नो बताइएगा। ज्योति, अभिषेक, नील, बोलो सर, स्नेहाशीष। Yes, sir. ओके सर, Yes, sir. ओके, ठीक है, तो यही सब चीज़ यहाँ पर बोला हुआ है, आप एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। अच्छा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में कुछ बात देख लेते हैं एक बार सर, ठीक है, कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता। सेकंड सर, बाईबैक तो मैं बताऊंगा आपको, पर उससे पहले एक बार रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बता देते हैं। चलो सेक्शन 66, ठीक है, तो सेक्शन 66 किस तरह से रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में बात करते हैं। एज ए प्रिंसिपल ऑफ साउंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अगर कंपनी को एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेडी रखना है, a company is required to keep its capital intact, okay, कैपिटल को एकदम इंटैक्ट रखना है। एट टाइम्स however it may become necessary for the company to bring about a reduction in its capital, जरूरत पड़ने से कंपनी को कैपिटल को रिड्यूस भी करना पड़ सकता है। accumulated business losses, assets of reduced or doubtful value, ठीक है, like unsound investment, proving bad or having paid up capital in excess of the requirement of the company,
और सरप्लस कैपिटल व्हिच कैन नॉट बी एम्प्लॉयड गेनफुली, रिक्वायर करेक्टिव मेजर्स टू बी टेकन टू कीप द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। जरूरत से ज्यादा कैपिटल अलॉटमेंट का भी कोई जरूरत नहीं होता, जितना जरूरत है उसी हिसाब से आप अपनी कंपनी को कैपिटल को मैनेज करो, क्योंकि ये फाइनेंस मैनेज करना इतना आसान बात है नहीं सर। जरूरत मतलब जैसे देखो, जरूरत से ज्यादा पैसा कहीं पर भी बेकार हो जाता है, क्योंकि पैसे को मैनेज करने के लिए ना वर्किंग कैपिटल का जरूरत पड़ जाता है। कैश मैनेजमेंट में सिखाऊंगा, आप लोग जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ोगे या जो भी पढ़ रहे हो आजकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तब पढ़ाऊंगा सर। सबको पढ़ना पड़ता है, सीए हो या सीएस हो या सीएमए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सबको जानना पड़ेगा। हाँ ऑब्वियसली सीए सीएमए वाले को थोड़ा ज्यादा जानना पड़ता है, सीएस को भी उतना इक्वली जानना पड़ता है, बिकॉज उसको अल्टीमेटली कंपनी का सेक्रेटरी बनना होता है। सो यू हैव टू नो दिस थिंग्स प्रॉपर्ली। So require corrective measures to be taken to keep the financial health of the company in a reasonably well position. So accordingly, the company may find it necessary to reduce its share capital. Section 66 deals with the reduction of share capital. तो शेयर कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए क्या क्या रूल्स है थोड़ा देख लेते हैं। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय स्पेशल रेजोल्यूशंस टू बी कंफर्म्ड बाय ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के परमिशन से। सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स दैट सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द ट्राइब्यूनल, ठीक है, जैसे ट्राइब्यूनल कंफर्म करता है, एंड एप्लीकेशंस बाय द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल may by a special resolution reduce the share capital in any manner in particular may, okay, extinguish or reduce the liability on any of its shares in respect of the share capital not paid up। जैसे आप यहाँ पर देखिए, in respect of share of ₹10 a company has called only ₹7 per share, 10% का शेयर है, कंपनी 7% ही कॉल किया है, and the same has been paid by all the shareholders. The company decide not to call remaining 3 per share and reduce its shareholder liability, ठीक है। कंपनी ने देखा कि भाई 7% मिल गया है, अभी जरूरत नहीं है, 3% कॉल नहीं करेंगे, तो कंपनी 7 को ही फुल्ली पेड मान लेंगे, ठीक है, मतलब 3 और कॉल नहीं करेंगे। तो 3 per share and reduce its shareholder liability. If done, the company is said to have reduced its share of ₹10 to ₹7 as fully paid up share. मतलब पहले कंपनी ने सोचा था कि 10% करके मिल जाएगा पर शेयर का तो फुल्ली पेड मानेंगे, लेकिन बाद में कंपनी ने 7 मिलने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया कि 7 मिल गया तो इसी को फुल्ली पेड कर देते, 3 को कॉल नहीं करते, बिकॉज जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत नहीं है तो फिर कॉल करके क्या करोगे, एक्स्ट्रा पैसा मैनेज करने का भी एक जरूरत होता है, लायबिलिटी भी बनता है अपने शेयर होल्डर के प्रति, है ना। तो जब शेयर होल्डर के प्रति लायबिलिटी नहीं लेना है, आप किसी से पैसा लोगे तो उसके प्रति भी आपको लायबल रहना पड़ेगा। ये भी पैसा लिए हैं तो फिर आपको बदले में रिटर्न भी देना पड़ेगा, लेकिन कंपनी देख रहा है मेरे पास इतना बिजनेस नहीं है, मैं क्यों लूं फालतू में, है ना। तो जितना जरूरत था ले लिया, तो कंपनी अपना फुल्ली पेड अप कॉन्सेप्ट को चेंज कर दिया। तो इस तरह से कंपनी अपना शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकता है, either or without extinguishing or reducing liability on any of its shares. Cancel any paid up share capital which is lost or is unrepresented by available assets. Pay off and paid up share capital which is excess of the wants of the company. जो आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कंपनी को नहीं चाहिए कंपनी उसको कैंसिल कर सकते हैं। The company shall also alter its memorandum by reducing the amount of its share capital. Memorandum को भी चेंज कर सकता है, लेकिन कुछ बात है, रिडक्शन नॉट परमिटेड। सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 फर्दर प्रोवाइड्स दैट no such reduction shall be made if the company is in the arrears in the repayment of any deposit accepted by it. अगर कंपनी के पास कोई डिपॉजिट है जिसका रीपेमेंट कंपनी ने नहीं किया, कंपनी पब्लिक से डिपॉजिट लिया था या किसी दूसरे कंपनी से डिपॉजिट लिया था, ठीक है, जो आपको मैं बोला ना कि कंपनी में डिपॉजिट रख सकते हैं, कंपनी डिपॉजिट सीडीज कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये रीपेमेंट नहीं हुआ है तो कंपनी अपना शेयर को ऐसे रिड्यूस नहीं कर सकता, आइदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और द इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन। अगर कुछ भी ऐसा बाकी है तो ये परमिशन आपको कंपनी को नहीं मिलता है, जो सेक्शन 66 सबसेक्शन 1 बोलता है। तो एकदम सिंपल बात है, कुछ भी चीज ऑल्टर करो, ऑल्टर करने का जो भी इफेक्ट है वो अगर बुरा है तो वो नहीं करने देगा। Issue of notice by the tribunal according to section 66 subsection 2, tribunal shall give notice of every applications made to it under subsection 1 to the central government, registrar and to the security exchange board in the case of listed companies. अगर listed companies है तो सेबी के पास भी नोटिस जाना चाहिए, and the creditors of the company and shall take into consideration the representations if any made to it by the government, registrar, SEBI and the creditors within a period of 3 months from the date of receipt of the notice. 3 महीने के नोटिस पाने का 3 महीने के अंदर सारा का सारा डिटेल जमा करना है, एप्लीकेशन करना है, ठीक है। किस बारे में, ऑल्टरेशन के बारे में। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको जरूर याद रखना चाहिए कि 3 महीना है कि कितना दिन का बात है, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट होता है। वेयर नो रिप्रेजेंटेशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, रजिस्टर, द सेबी और द क्रेडिटर्स विद इन द सेट पीरियड, इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट दे हैव नो ऑब्जेक्शन टू द रिडक्शन। अगर उनको नहीं मिला है इसका मतलब उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। Order of tribunal according to section 66 subsection 3, the tribunal may, if it is satisfied
that the debt or claim of every creditor of the company has been discharged or determined or has been secured, or his consent is obtained, make an order confirming the reduction of share capital on such terms and conditions as it deems fit. It is provided that no applications for reduction of share capital shall be sanctioned by the tribunal unless the accounting treatment proposed by the company for such reduction is in conformity with the accounting standards specified in section 133 of the other provision of this act, and a certificate to that effect by the company's auditor has been filed with the tribunal. मतलब जब तक कंपनी का अकाउंट्स मैच नहीं करता, जब तक ऑडिट कॉन्सेप्ट मैच नहीं करता, जब तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मैच नहीं करता, तब तक कंपनी किसी भी ऑल्टरेशंस के लिए परमिशन नहीं देगा. ठीक है, सेटिस्फाई जब तक नहीं करेगा. Publications of order of confirmation on tribunal and delivery of certified copy of order of tribunal to register. रजिस्टर के पास जमा करना पड़ेगा. अच्छा, बाईबैक के बारे में बात करना है सर. According to section 66 subsection 6, nothing in this section shall apply to buyback of its own securities by a company under section 68. अभी मैं आपको बाईबैक समझाऊंगा, तो डोंट वरी. बारे में बात कर लेते हैं. बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज. सर बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज के बारे में सेक्शन 68 सेक्शन 70 बात करते हैं. सेक्शन 68 टू 70 जो पूरा बाईबैक में आधारित है. बोलो सर, आपको अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में समझ में आया? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में? हाँ सर, प्लीज टेल मी. यस नो, कुछ तो बोलो. यस सर. सर अभी सर बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात, बाईबैक. ठीक है, शेयर बाईबैक मतलब कंपनी अपना ही शेयर खुद रीपरचेस कर लेता है, री एक्विजिशंस कर लेता है. मतलब आज आप कंपनी का शेयर खरीदोगे तो कंपनी के शेयर, कंपनी को पैसा दोगे ना. जैसे रिसेंटली LIC का IPO आने वाला है, आप LIC को पैसा दोगे. आपने अगर पहले किसी कंपनी का शेयर खरीद के रखा तो आपने कंपनी को पैसा दिया, तो बदले में कंपनी आपको कंपनी का शेयर दिया. लेकिन बाईबैक में क्या करता है कंपनी अपना ही शेयर मार्केट से री एक्विजिशन कर लेता है और शेयर होल्डर को पैसा वापस कर देता है. सिंपल बात है. लेकिन क्या सेम दाम पे? नहीं सर, सेम दाम पे क्यों करेगा? शेयर होल्डर भी लेना नहीं चाहेगा, तो ज्यादा दाम पे देता है, तभी वो लेता है, प्रॉफिट देता है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट देके करता है बाईबैक. नॉर्मली जो पब्लिक नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा. मैं आपको कुछ मतलब मार्केट सेंस दिखाता हूँ कि किस तरह से बाईबैक में कंपनी ऑफर करता है. पहले आप बाईबैक के बारे में थोड़ा जान लो. सर बाईबैक इज द रीएक्विजिशंस बाय ए कंपनी ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटीज. कंपनी अपने ही सिक्योरिटी को मार्केट में रीएक्विजिशंस कर लेते हैं. इट इज ए वे ऑफ रिटर्निंग मनी टू इट्स इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस कर देना, इन्वेस्टर को उसका पैसा वापस कर देना. अब आपके मन में चल रहा होगा, सर इन्वेस्टर तो इन्वेस्ट करने के लिए पैसा दिया है, तो फिर रिटर्न करने से इन्वेस्टर क्यों राजी होगा? हाँ सर, आपके मन में चल रहा होगा ऐसा क्वेश्चन. हम कंपनी में पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, भाई कंपनी तुम बिजनेस करो, हमें रिटर्न दो. तो फिर अगर कंपनी मेरे को रिटर्न देना चाहता है, अगर मैं ना लेना चाहूँ तो हाँ आप बोल सकते हो ऐसा, लेकिन कंपनी आपको ऐसा ही ऑफर करता है ना, तो आप ना नहीं कर सकते. ठीक है. तो सेक्शन 68 टू सेक्शन 70 कंटेन प्रोविजंस फॉर बाईबैक ऑफ सिक्योरिटीज बाय द इशुअर कंपनी. अब आपके मन में जो और भी सवाल चल रहा है, कंपनी ऐसा क्यों करता है ना? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. कंपनी ऐसा करता है तो क्यों करेगा? Power of a company to purchase its own securities, section 68. Section 68 contains provisions which describe the power of a company to purchase its own securities subject to the applicable conditions. सबसे पहले बात, अगर आप बाईबैक करोगे, अपना ही शेयर मार्केट से वापस ले लोगे, शेयर होल्डर को उसका पैसा वापस कर दोगे. According to section 68 subsection 1, a company may purchase its own shares or other specified securities. The purchase should be made out of its free reserve. कहाँ से करोगे? पैसा चाहिए ना, फ्री रिजर्व से करना, या फिर सिक्योरिटी प्रीमियम से करना, या फिर द प्रोसीड्स ऑफ द इशू ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज. अब वहां से भी कर सकते हैं. मतलब कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा होना चाहिए, तभी कंपनी बाईबैक कर पाता है, अदरवाइज नहीं. बिकॉज बाईबैक करने के लिए बहुत कॉन्फिडेंस और दम चाहिए, और बाईबैक एक्चुअली अपना दम को पुनर्प्रतिष्ठा करते हैं. दम समझते हो ना? दम इन द सेंस पावर. ओके. Buyback of any kind of share or other specified security cannot be made of the proceeds of the earlier issue of the same kind of shares or the same kind of other specified securities. Specified securities includes employee stock options, ठीक है, or other securities as may be notified by the central government from the time to time. Specified securities क्या है आपको समझ में आ गया? ठीक है. तो buyback of any kind of shares or other specified securities cannot be made out of the proceeds of any earlier issue of the same kind or shares or same kind of other specified securities. यहाँ से नहीं कर सकते.
Conditions for buyback. According to section 68 subsection 2, the company shall not purchase its own share or other specified securities unless the buyback is authorized by its article. अगर आर्टिकल ऑथोराइटी नहीं देता तो कंपनी बायबैक नहीं कर पाएगा. सबसे पहला बात, आप आर्टिकल को ऑथराइज बनाओ. स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग द बायबैक इज पास्ड इन जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. ठीक है. फिर आता है एक्सेप्शंस. स्पेशल रिजोल्यूशन इज नॉट नेसेसरी वेयर द बायबैक इज 10% और लेस. अगर बायबैक 10% से भी कम है ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल का, ठीक है, एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी का, अगर टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल या फिर फ्री रिजर्व का 10% से भी कम है तो फिर आपको कोई स्पेशल रेजोल्यूशंस नहीं चाहिए. Such buyback has been authorized by the board by means of a resolution passed in its meeting. Buyback is 25% or less the aggregate or paid up capital and free reserve of the company. It is provided that the buyback of equity share in any financial year shall not exceed 25% of the total paid up equity capital in that financial year. किसी एक साल में 25% से ज्यादा नहीं कर पाएगा टोटल पेड अप कैपिटल का. ठीक है. बायबैक करने का भी कुछ लिमिटेशंस है. ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा वापस कर दो, अपना मर्जी नहीं चलेगा हमेशा. द रेशियो ऑफ द एग्रीगेट डेब्ट्स, सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड डेब्ट हो, owned by the company after buyback is not more than twice the paid up capital and its free reserve. ठीक है. मतलब जो मार्केट में कंपनी का डेब्ट है वो 2 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए. Not more than twice the paid up capital and its free reserve. It is provided that the central government may prescribe a higher ratio of the debt to capital and free reserve for a class or classes of companies. So अलग से सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब दे सकता है. एक्सप्रेशन फ्री रिजर्व इंक्लूड सिक्योरिटी प्रीमियम. जब फ्री रिजर्व का बात करते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम उसको इंक्लूड करके ही बताया जाता है. और क्या बताते हैं सर? All the shares or other specified securities for buyback are fully paid up. Fully paid up से ही आप कर सकते हो. The buyback, the shares or other specified securities listed on any recognized stock exchange is in accordance with the regulation made by SEBI in this behalf. जो कुछ भी होगा SEBI के regulations के behalf में ही करना पड़ेगा. ठीक है. अब आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको कनेक्शन बने सर. ठीक है कि सर कैसे होता है, कुछ एग्जांपल तो दो. चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. टीसीएस ने मोस्ट प्रोबेबली रिसेंट डेट में बायबैक के बारे में बोला. टीसीएस या इन्फोसिस कोई तो बोला होगा. आप लोगों को पता है रिसेंट ट्रेंड में किसने बायबैक के लिए बोला? सर इन्फोसिस का सुना था. इन्फोसिस तो हो गया काफी दिन पहले, 2021 का बात है. चलो इन्फोसिस का ही बता देते हैं. 9,200 करोड़ का बायबैक किया था 2021 में. ठीक है. चलो दिखा देते हैं आपको. As earlier announced in the fourth quarterly result of financial year 21, IT service giant Infosys 9,200 crore buyback plan is scheduled to commence from 25th June, wherein the IT major has proposed to buy shares at a maximum price of 1750 a piece. जब मार्केट में चल रहा था मोस्ट प्रोबेबली शेयर का दाम चल रहा था ऑन दैट टाइम 1200 1300 समथिंग, मतलब पर शेयर में 400 के आसपास का प्रॉफिट दे रहा था. पर शेयर में 400 500 के आसपास का प्रॉफिट के साथ कंपनी अपना बायबैक अनाउंस किया था. मुझे इतना तो पता है. ठीक है. तो यहाँ पर बाकी डिटेल्स नहीं दे रहा है, कहाँ चला गया, छोड़ो सर. अभी इन्फोसिस कंप्लीट बायबैक, ये देखो 55.8 मिलियन शेयर्स और रुपीज 9,200 करोड़. ठीक है. इन्फोसिस ने कंप्लीट किया था. ठीक है. 13 सितंबर 2021 को कंप्लीट किया था. यहाँ पर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा. ठीक है. कंपनी इतना शेयर मार्केट से उठा लिया, अपना ही शेयर रीएक्वाइज कर लिया, उसका अमाउंट दिया है 55 मिलियन शेयर्स, 1.31% ऑफ द प्री बायबैक पेड अप इक्विटी शेयर्स कैपिटल ऑफ द कंपनी. ठीक है. द हाईएस्ट प्राइस एट व्हिच द कंपनी इक्विटी शेयर्स वर बॉट बैक वाज 1750 बाय द लोएस्ट प्राइस 1538. मतलब सर ये हाईएस्ट लोएस्ट में एक्चुअली बीड होता है और बीड में जैसे मिलता है. ठीक है. तो ये सबको नहीं होता, ये अप्लाई करना पड़ता है, उसके बेसिस में कंपनी अलॉटमेंट करता है. The equity shares were bought back at a volume weighted average of 1648 per equity shares. The company has extinguished all the equity shares purchased under the buyback. After the buyback, the promoter shareholding has increased. Buyback करने के बाद promoter का shareholding बढ़ जाता है. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर. promoter shareholding पहले 12% था, अभी 13% हो जाएगा. क्यों सर? यही तो खेल है. बायबैक करने के पीछे कंपनी का बहुत सारा रीजंस होते हैं.
उसमें से एक रीजन होता है प्रोमोटर कंट्रोलिंग बढ़ाना। आपको मेरा बात समझ में आ रहा है सर? प्रोमोटर क्या करता है, अपना कंट्रोलिंग, कई बार प्रोमोटर को लगता है कि हमारा कंट्रोलिंग छूट रहा है, तो कंपनी क्या करेगा, अपना कंट्रोलिंग को बढ़ाना चाहता है। तो अगर कंपनी अपना कंट्रोलिंग बढ़ाना चाहते है तो बाई बैक कर लेगा, शेयर को वापस दे देगा और अपना कंट्रोलिंग बढ़ा लेगा। इसमें प्रोमोटर कंट्रोलिंग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये सब रीजंस होते हैं, इसको डाइल्यूशन से बचाना, कंट्रोलिंग रखना। ठीक है, कई बार ऐसा होता है ना कि कंपनी का शेयर होल्डिंग प्रोमोटर का कम हो जाता है, तो कंपनी का प्रोमोटर क्या चाहेगा कि अपना कंट्रोलिंग वापस लेने के लिए बाईबैक कर देगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट व्हिच स्पेशल रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड टू बी पास्ड shall be accompanied by a explanatory statement। ठीक है, a full and complete disclosure of all material facts, necessity for the buyback, क्यों जरूरत पड़ा ये बताना पड़ता है, the class of shares or securities intended to be purchased under the buyback, the amount to be invested under the buyback, the time limit for completion of buyback, कितने दिन के अंदर वो buyback complete करेगा, ये सब चीज explanatory statement के थ्रू से बताना पड़ता है। ठीक है, सेक्शन 68 सबसेक्शन 4 बताते हैं every buyback shall be completed within 12 months from the date of passing the special resolutions or a resolution passed by the board at a general meeting authorizing by buyback. So securities are to be purchased under buyback according to section 68 subsection 5. Buyback under subsection 1 may be from the existing shareholder or security holder on a proportionate basis from the open market by purchasing the securities issued to employees or the companies pursuant to a scheme of stock options or sweat equity। ये लोग भी बाईबैक में आ सकते हैं, जो ESOPs खरीदा था कंपनी का, उनका शेयर्स भी बाईबैक में आ सकते हैं, बट ये बताना पड़ता है। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। ठीक है, कंपनी सॉल्वेंट है ये डिक्लेयर करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 6 where a company has passed a special resolution under clause B subsection 2 or board has passed resolutions under item 2 of provision to clause B of subsection 2 buyback its own shares or other securities, it shall before making such buyback file with registrar and the SEBI। ठीक है, ROC के पास, SEBI के पास डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कि भाई मेरा इतना पैसा है मार्केट में, लाइबिलिटी मेरा जो भी है मैं उसको चुकाने का मेरे को सक्षमता है, मतलब आई एम एबल टू कंपेंसेट माई लाइबिलिटीज। ठीक है, ये सब डिक्लेरेशन देना पड़ता है विथ प्रूफ। ठीक है, as may be prescribed and verified by an affidavit to the effect that the board has made a full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities, जो मैं अभी आपको बोल रहा था, and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration of solvency adopted by the board. The declaration shall be signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be managing director if any। ठीक है, कम से कम 2 डायरेक्टर और 1 मैनेजिंग डायरेक्टर को साइन करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी शैल बी फाइल्ड विद सेबी बाय ए कंपनी whose shares are not listed on any recognized stock exchange। जिसका शेयर स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है उनको सेबी में फाइल करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को एक्सटिंग्विश कर देंगे। एट वेयर कंपनी बाइज बैक इट्स ओन सिक्योरिटीज और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, इट शैल एक्सटिंग्विश एंड फिजिकली डिस्ट्रॉय द शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज सो बॉट बैक विद इन 7 days ऑफ द लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ बायबैक। एक कूलिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट आता है सर। 68 सबसेक्शन 8 acts and casts an obligation that where a company completes the buyback of its shares or other specified securities under this section, it shall not make further issue of same kind of shares। मतलब जो शेयर आपने बाईबैक कर दिया वही शेयर्स आप मार्केट में रीइश्यू में नहीं ला सकते, इंक्लूडिंग अलॉटमेंट ऑफ फर्दर शेयर्स अंडर सेक्शन 62 सबसेक्शन 1A सबसेक्शन 1 क्लॉज A और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विद इन पीरियड ऑफ 6 months, 6 महीने के अंदर नहीं कर सकते by way of bonus issue or in discharge of subsisting obligations such as conversion of warrants, stock option schemes, sweat equity or conversion of preference share or debenture into equity share आप 6 months तक नहीं कर सकते। ठीक है, इसको बोलते हैं कूलिंग पीरियड, बिकॉज आपने बाईबैक किया ना तो फिर कुछ दिन कूल रहो। ठीक है, अब उसको स्टॉक में या शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते या न्यू इश्यू नहीं ला सकते सेम काइंड को। बाईबैक करने के बाद रजिस्टर करना पड़ता है। सेक्शन 68 सबसेक्शन 9 requires that where a company buys back its shares or other specified securities under this section, it shall maintain a register of the shares or securities so bought, the consideration paid for the shares or securities bought back, the date of cancellations of shares or securities, the date of extinguishing and physically destroying the shares। extinguish का मतलब भी होता है destruction, the share or securities and such other particulars as may be prescribed, तो सारे के सारे रजिस्टर करना भी जरूरत है। फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ बाईबैक, रिटर्न फाइल किया, करना पड़ेगा आपको, कितने बाईबैक किए, कितना अमाउंट का क्या है, सब कुछ आप रिटर्न फाइल करो। अगर आप ये सब करने में नाकाम रहते हो, ठीक है, सेक्शन 68 सबसेक्शन 11 स्टेट्स दैट
if a company makes default in complying with the provision of this section or any regulations made by SEBI under clause subsection 2, clause F of subsection 2, punishment होगा. Punishment क्या है? अगर आप company हो, it shall be punishable with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 3 lakh rupees. ठीक है. बाईबैक का जो रूल्स है अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कम से कम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख अगर आप कंपनी हो तो. और अगर आप ऑफिसर्स हो कंपनी लेवल में, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 साल, 3 साल तक का जेल, और फाइन which shall be less than 1 lakh, not be less than 1 lakh, 1 लाख से कम नहीं, और फाइन 3 लाख तक भी जा सकता है, और जेल और फाइन दोनों हो सकता है. बहुत ही अच्छा सजा दिया है सर. बोलो सर, बाईबैक समझ में आया? हेलो, क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? अगर Yes, sir. कनेक्टेड हो तो बताइएगा. अभिषेक, नील, Yes, sir. न्याशीष, सर. सर सेक्शन 69 Yes. क्या क्या ओके नील, सेक्शन 69 क्या बताता है? ट्रांसफर ऑफ सर्टेन सम्स टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR. ठीक है. Section 69 requires certain amount to be transferred to the capital redemption reserve account in case a company buys back its own shares. The provisions are as under: amount to be transferred to CRR account. Section 69 subsection 1 prescribes that where a company purchases its own shares out of the free reserve or security premium account, then a sum equal to the nominal value of the shares so purchased shall be transferred to the capital redemption reserve account and details of such transfer shall be disclosed in the balance sheet. An application of CRR क्या होगा? Section 69 subsection 2 states that a capital redemption reserve account may be applied by the company in paying up unissued shares of the company to be issued to the member of the company as fully paid bonus share. बाद में यूज कर सकता है. CRR का पैसा कहाँ यूज कर सकता है ये भी लॉ बता देता है. ठीक है. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का पैसा अब कहाँ यूज कर. सेक्शन 70 का भी बात है सर, आपको बाईबैक करने से रोकता है. Prohibitions for buyback in certain circumstances. Section 70 prohibits a company to buy back its own securities in certain circumstances. जैसे कुछ कॉमन सेंस में आप इसका जवाब दे सकते हो. No company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities through any subsidiary company, including in own subsidiary company. नहीं कर सकते. Through any investment company or group of investment company, मतलब लाइक AMC वगैरह, म्यूचुअल फंड कंपनी वगैरह. ठीक है. इनके थ्रू से भी आप बाईबैक नहीं कर सकते. If a default is made by the company in repayment of deposits, again वही बात, अगर कोई कंपनी अपना डिपॉजिट्स का पेमेंट नहीं दिया, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड में कुछ प्रॉब्लम रहा, टू एनी शेयर होल्डर्स और रीपेमेंट ऑफ एनी टर्म लोन और इंटरेस्ट पेबल देयर ऑन टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का लोन बाकी है या बैंकिंग कंपनी का लोन बाकी है, तो आप बाईबैक नहीं कर सकते. ठीक है. मतलब दिखा रहे हो मार्केट को बहुत अच्छा है, बट पहले बेसिक लायबिलिटी चुकता करो. सिंपल बात है. It is provided that where the default is remedied and period of 3 years has lapsed after such default cease to be subsist, such buyback is not prohibited. समझ में आ रहा है? It is provided that where the default is remedied and a period of 3 years has lapsed, जब आपने डिफॉल्ट किया और वो 3 साल भी हो गया, after such default cease to subsist, such buyback is not prohibited. मतलब वो buyback prohibit नहीं होगा. No company shall directly or indirectly purchase its own shares or other specified securities in case such company has not complied with the provisions. जैसे कि अगर आपने एनुअल रिपोर्ट सेक्शन 92 के हिसाब से नहीं किया, अगर आपने सेक्शन 123 के हिसाब से, मैं आपको ये सब एनुअल रिपोर्ट वगैरह का जो क्लासेस है ना, मैं थोड़ा शेयर करूंगा आपसे, आप लोग जरूर कीजिएगा. डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड नहीं किए, सेक्शन 127 के हिसाब से पनिशमेंट फॉर फेलियर और टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स, या 129 के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब डिक्लेरेशन अगर आपने नहीं किया तो भी आपको बाईबैक करने में मौका नहीं मिलेगा. ठीक है. तो कुछ प्रोहिबिशंस भी हैं, ऐसा नहीं कि मन उठा और बाईबैक करने चले गए, ऐसा नहीं होता. ठीक है. तो शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया. अब रह गया डिबेंचर्स, तो क्या ये बाकी रह गए, क्या करेंगे सर? बोल देते हैं, है ना. डिबेंचर्स क्या है आप लोगों को पता है? कंपनी के लिए लोन है. जैसे शेयर में आपको कंपनी का भागीदारी मिलता है, डिबेंचर में कोई भागीदारी नहीं मिलता, है ना. डिबेंचर में अगर आप कंपनी को डिबेंचर देते हो तो कंपनी को आप बेसिकली क्या दे रहे हो? हाँ ज्योति, जब कंपनी डिबेंचर इशू करता है और आप कंपनी को पैसा देते हो डिबेंचर के बदले, तो आपको कंपनी को क्या दिया आपने? लोन.
ये सर नो यस सर। है ना। तो सेक्शन 71 के तहत आप कंपनी को डिवेंचर्स देते हो, मतलब कंपनी का डिवेंचर खरीदते हो, सब्सक्राइब करते हो, कंपनी इशू करता है, तो आप बेसिकली कंपनी को लोन देते हो, ठीक है। तो बिफोर टेकिंग अप द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 71 वी मे डू द डेफिनेशंस ऑफ डिवेंचर। देख लेते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन 30। डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक। मैं आपको बताया था डिवेंचर स्टॉक क्या होता है, मतलब एक पीरियड होता है कि अगर आप इतने दिन के अंदर कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हो और कंपनी अगर आपको क्या बताते हैं कि अगर टाइम पे पेमेंट करते हो तो बाद में कंपनी अपना शेयर होल्डिंग आपको दे देगा, तो उसको डिवेंचर स्टॉक भी बोलते हैं। तो डिवेंचर इंक्लूड डिवेंचर स्टॉक। बॉन्ड्स, मैं पहले बताया था आपको डिवेंचर स्टॉक के बारे में। बॉन्ड्स इज आल्सो लाइक ए डिवेंचर और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए कंपनी एविडेंसिंग अ डेब्ट, जो बेसिकली एक लोन की तरह होता है। वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज, चार्ज मतलब क्या है सर, मतलब कंपनी के एसेट्स पे आपको चार्ज देगा, मतलब जो सिक्योरिटी देगा, मतलब सिक्योरिटी देने को चार्ज कहते हैं। मतलब आपने कंपनी को डिवेंचर दिया, बदले में कंपनी उसका एसेट आपके ऊपर गिरवी रख देगा, ठीक है। कि अगर बाई चांस कभी कंपनी आपको देने में फेलियर रहता है, आपको डिवेंचर का इंटरेस्ट देने में या डिवेंचर रिडेम्पशन करने में फेलियर होता है, तो कंपनी के एसेट्स पे आपका चार्ज हो जाएगा, मतलब जो कंपनी को डिवेंचर देगा ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी और नॉट, मतलब चाहे हो या ना हो, मतलब एसेट्स में चार्ज रहे या ना रहे, बट डिवेंचर तो वो है। Provided that the instrument referred to in this chapter 3D of the Reserve Bank of India Act 1934 also बताते हैं such other instrument as may be prescribed by the central government in consultation with the Reserve Bank of India issued by a company। मतलब ये सब डिवेंचर में नहीं होता, मतलब जो चैप्टर 3D ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में बोला है वो डिवेंचर नहीं होता, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाई कर दिया रिजर्व बैंक के साथ कंसल्ट करके, उसको डिवेंचर नहीं मानेंगे, बाकी डिवेंचर है। डिवेंचर का क्या फीचर्स है वो सुन लो। Debenture is the smallest units of sizable amount of loan. When debentures are issued, the applicants are given certificate representing the money they have lent to the company. A debenture certificate is issued by the company under its common seal, if any, or under signatures of the two directors or directors and the company secretary if has been appointed. अगर CS है तो CS का साइन भी चल सकता है, ठीक है। अदरवाइज दो डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर एंड CS, ठीक है, इनके साइन से डिवेंचर सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। तो CS के पास ये पावर है सर, तभी तो CS बनने के लिए लोग पागल होते हैं। कंपनी पेज पीरियडिक इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट रेज्ड बाय द इशूइंग डिवेंचर्स टिल दे आर फुल्ली रिडीम्ड। जब तक पूरा रिडीम नहीं होता, कंपनी पीरियडिक लेवल पे इंटरेस्ट पेमेंट करता जाएगा जो भी कंपनी को डिवेंचर देगा। डिवेंचर इज जनरली प्रीफिक्स्ड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच द कंपनी इंटेंड्स टू पे। एग्जांपल के तौर पे the name 10% debentures indicates that a company shall pay interest at the rate of 10% on the outstanding amount till maturity of such debentures। जब तक ये पूरा मैच्योर नहीं हो जाता, कंपनी आपको सालाना 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भरेगा, ठीक है। डिवेंचर को वोटिंग राइट मिलता है? नहीं सर, वोटिंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डिवेंचर्स इन सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 क्लियरली स्टेट्स दैट नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर्स कैरिंग एनी वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस वालों को भी स्पेशल केसेस में मिलता है, ठीक है। पर डिवेंचर होल्डर को कभी वोटिंग राइट्स नहीं मिलता, बिकॉज वो लोन देते हैं, वो कंपनी का पार्ट नहीं बनता, ठीक है। इसीलिए जब कंपनी लिक्विडेशन होता है, सबसे पहले डिवेंचर वाले ही लाइन पे खड़े होते हैं। आपको मैं पहले ये क्लास में सिखाया। A debenture is in the nature of movable property which is transferable as per the provisions contained in the article of the company issuing debentures 51. A debenture may be secured or unsecured. In case secured debentures, a charge is created on the assets, ठीक है। ये भी एक कंपनी लॉ का सेक्शन है, मतलब चैप्टर्स भी है। चार्ज, कंपनी अपना एसेट्स चार्ज कर देगा, किसके नाम पे? जो डिवेंचर देगा कंपनी को, मतलब कंपनी डिवेंचर इशू करेगा, वो डिवेंचर सब्सक्राइब करेगा और बदले में वो कंपनी अपना एसेट्स चार्ज कर देगा। से फॉर एग्जांपल कंपनी का एसी है, आपने कंपनी को 40,000 दिया, एक 40,000 का एसी आपके नाम पे चार्ज कर देगा, तो वो सिक्योर्ड बन जाएगा इन फेवर ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी। As per of the issue of debentures, they may be redeemed, that is repaid at the end of the full term or installments, say yearly or bi-yearly or any other period like 2 installment. The terms of issue of may be provide for conversion of debentures at maturity into equity shares। ये सभी होता है कि आप डिवेंचर को मैच्योरिटी के बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हो। डिवेंचर होल्डर को अगर पसंद हुआ तो इसको कन्वर्टेबल डिवेंचर कहते हैं। The debenture certificate are required to be delivered within a period of 6 months from the date of allotment of debentures, unless the company is prohibited by any provision of law or any other court, tribunal or any other authority। अगर कुछ प्रोहिबिशंस है तो अगर अथॉरिटी ने बोला है तो ही नहीं करेगा, अदरवाइज 6 महीने के अंदर सर्टिफिकेट दे दो जो भी डिवेंचर लिया है।
एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल देखिए, सिग्मा कंप्यूटर्स लिमिटेड डिजायर्स टू बोरो 50 lakh फ्रॉम द public by issuing 7% डिवेंचर. It is intended that each unit of debenture shall be of 100. एक एक डिवेंचर का वैल्यू 100 का है, तो कितना डिवेंचर करना पड़ेगा, 50,000 इंटू 100 करेगा तो 50 लाख हो जाएगा. और हर एक डिवेंचर का मतलब बेसिकली ओवरऑल डिवेंचर इंटरेस्ट है 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट विच कैन बी पेड एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर. मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट पे हो. If such debentures secured by a charge of asset of the company are issued for 6-year durations, the principal amount shall be repaid by the end of 6th year. मतलब पूरा पैसा 6 महीने बाद आपको 6 साल बाद आपको मिलेगा, मतलब 6 साल का. Terms of issue may be allow repayment of principal amount in equal yearly installment, in which case of portion of debenture shall be redeemed on yearly basis. The company shall be required to pay interest only on the outstanding basis. अगर yearly basis में कुछ portions मतलब say for example total 50 लाख का है, 50 लाख में से अगर कुछ अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट भी रिपे हो जाता है, say for example 10 लाख रिपे हो गया, तो नेक्स्ट जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 40 लाख के ऊपर दिया जाएगा. And company shall be required to pay interest only on the outstanding amount. The debenture holders may also be given the options of converting their debentures into equity share at the time of maturity. तो वो कन्वर्टेबल डिवेंचर कहा जाएगा. Sigma Computers Limited is able to borrow a large sum of money from different borrowers with the help of debentures, and it is not required to approach a single borrower for such a big amount. मतलब आप किसी एक को अप्रोच नहीं करोगे, आप अलग अलग बोरोवर को अप्रोच करोगे. आई होप कि आपको बात समझ में आ रहा है सर, कि आप किसी एक को अप्रोच नहीं करोगे, आप अलग अलग बोरोवर को अप्रोच करोगे. ठीक है, जैसे बैंक में आपको एक बैंक में ही अप्रोच करना पड़ता है, यहाँ पर ये छोटा छोटा चांस में अलग अलग लोग आपको लोन दे सकता है. ठीक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्रोच अ सिंगल बोरोवर फॉर सच अ बिग अमाउंट. 50 लाख किसी एक से नहीं, अलग अलग से ले सकते हैं. इन अदर वर्ड्स, इशू ऑफ डिवेंचर इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ बोरोइंग लार्ज सम्स ऑफ मनी, एंड एट द सेम टाइम द डिवेंचर होल्डर्स डू नॉट एक्सर्ट एनी इन्फ्लुएंस ओवर द ओनरशिप एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी. ना तो वो कंपनी के कामकाज में दखलदारी देगा और ना ही कोई ओनरशिप आएगा, अनलेस देयर इंटरेस्ट इज जियोपैराडाइज्ड बाय सर्टेन डिसीजंस. अगर डिवेंचर होल्डर्स के पैसे के साथ कभी भी किसी भी तरह का छेड़खानी हो या डुप्लीकेसी हो, तो फिर सेबी है सर, भारत में लॉ है, तब उनको ओनरशिप दिया जाएगा और उनका अधिकार भी दिया जा सकता है. ठीक है, तो लोन होल्डर का हक ऐसे भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो नहीं छीनना चाहिए. कितने तरह का डिवेंचर होता है, सिक्योरिटी के हिसाब से सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है. ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से कन्वर्टेबल होते हैं, मैंडेटरीली और ऑप्शनली, पार्शियली और फुल्ली, और नॉन कन्वर्टेबल भी होते हैं. और रिडीमेबल के ऊपर बेस करके रिडीमेबल एक होता है और एक इरिडीमेबल होता है. मतलब एक रिडीमेबल मतलब मैच्योरिटी के बाद आपको पूरा वापस कर दिया जाएगा, और इरिडीमेबल आजकल उतना नहीं चलता है, बट एक टाइम पे चलता था बहुत ज्यादा, कि ये आपको इंटरेस्ट भरता जाएगा परपेचुइटी की तरह, बट कभी रिडीम प्रॉपर मतलब प्रिंसिपल कभी रिडीम नहीं होगा, बट आपको साल भर जितना दिन आप रहेंगे, कंपनी रहेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा. इट्स लाइक दैट, उसको इरिडीमेबल बोलेंगे. सर सेक्शन 71 प्लीज बोलिएगा. Yes, sir. देखो सर, पूरा प्रोसेस यहाँ पर बोला है. इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर्स, अगर आप सिक्योर्ड डिवेंचर इशू करोगे या अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू करोगे. ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर इज एन ऑप्शन टू कन्वर्ट, नो वोटिंग राइट्स. ठीक है, इशू ऑफ सिक्योर्ड डिवेंचर सब एज पर सेक्शन होगा सर. सिक्योर्ड होगा तो फिर आपको चार्ज क्रिएट करेगा, फिर जैसे ही चार्ज क्रिएट करेगा तो चार्ज क्रिएट हो जाएगा. चार्ज क्या है मैंने आपको बताया, अपॉइंटमेंट ऑफ डिवेंचर ट्रस्टी. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. एक ट्रस्टी बनाया जाता है, जैसे आप लोग म्यूचुअल फंड क्लास करते हो, बहुत लोग म्यूचुअल फंड क्लास में मैंने आपको म्यूचुअल फंड ट्रस्टी के बारे में समझाया था. वैसे ही एक ट्रस्टी है जो देखेगा कि सब कामकाज ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ट्रस्टी के पास बहुत पावर होता है. द कंपनी शैल अपॉइंट डिवेंचर ट्रस्टी बिफोर द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस और लेटर ऑफ ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ इट्स डिवेंचर्स. फर्दर, not later than 60 days after the allotment of the debentures, it shall execute the debenture trust deed to protect the interest of the debenture holders. Basically debenture trustee debenture holders के इंटरेस्ट पे काम करता है. अगर इनके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो तो डिवेंचर ट्रस्टी के पास पावर है, वो आवाज उठाते हैं, और वही करने के लिए बनाया जाता है. फिर सिक्योरिटी क्रिएट करेगा, मॉर्गेज क्रिएट करेगा, फिर डीआरआर क्रिएट करता है. जैसे वहां पर कैपिटल रिडेम्पशन था, यहाँ पर
डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट होता है। सेक्शन 71 रिक्वायर्स दैट व्हेन अ डिबेंचर आर इशूड बाय अ कंपनी अंडर सेक्शन 71 द कंपनी शैल क्रिएट अ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। मतलब जब रिडेम्पशन करने का टाइम हो तो कंपनी के पास उतना रिजर्व अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिर्फ पैसा लेने से नहीं होगा, पैसा समय समय में सेव भी करते रहना चाहिए आपको लायबिलिटी चुकता करने के लिए। तो डिबेंचर रिजर्व अकाउंट आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी available for payment of dividend and the amount credited to such account shall be utilized by the company except for the redemption of debentures। ठीक है, कंपनी सिर्फ उसको डिविडेंड पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकता, कंपनी सिर्फ उसको डिबेंचर रिडीम करने के लिए यूज करेगा। तो उसके लिए कंपनी क्या बनाएगा, DRR बनाएगा, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाएगा, ठीक है। मतलब जो पैसा आपने लिया उसके लिए रिजर्व बनाओ और उसमें जमा करो। और ये सब ऑडिटर को देखना पड़ता है ऑडिट करने के टाइम पे कि भाई आपने डिबेंचर लिया तो रिजर्व बनाएंगे नहीं बनाए, है ना। बड़ा सिंपल सा बात है सर, ठीक है। मतलब मन मर्जी नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट बहुत ही मतलब सॉलिड तरीके से इसको संभालने का कोशिश करता है। तो बस यही कुछ फीचर्स के साथ बेसिकली यहाँ पर डिबेंचर्स के बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर किस तरह से प्रॉस्पेक्टस इशू होते हैं ये सब बता के रखा है, आप एक बार जरूर गो थ्रू करें, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेगा आपको, ठीक है, जो मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ कि मस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस। जैसे मैंने आज आपको एक क्वेश्चंस कराया, ऐसा और भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेगा। जैसे क्वेश्चन दिया, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया, स्टेट द लीगल प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, जो अभी कुछ देर पहले ही मैं बता रहा था, which an unlisted public company needs to adhere to while taking steps to buy back its own shares। ठीक है, अगर वो अनलिस्टेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा सॉल्वेंसी के लिए। सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 सबसेक्शन 6 where an unlisted public company has passed a special resolution under section 68 subsection 2 clause B, the board has passed a resolution under item 2 of the proviso of section 68 subsection 2 to buy back its own share, it shall before making such buyback file with register a declaration of solvency in form SH9। ठीक है, सॉल्वेंसी फॉर्म है SH9 फिल अप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब बेसिकली कंप्लायंस है। एंड डिक्लेरेशन शैल बी वेरीफाइड बाय एन एफिडेविट टू द इफेक्ट दैट द बोर्ड हैज मेड अ फुल इंक्वायरी इनटू द अफेयर्स ऑफ द कंपनी and as a result which they have formed an opinion that it is capable of meeting its liabilities and will not be rendered insolvent within a period of 1 year from the date of declaration of solvency adopted by the board. The declaration shall be signed by at least 2 directors of the company, one of whom shall be the managing director if any। ठीक है, अभी बोला ना, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा था। और देखो इसी के रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया। ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़ाया शंकर पोर्टलैंड का, ठीक है। डिबेंचर ट्रस्टी के बारे में पढ़ लेते चलो। डिबेंचर ट्रस्टी रिलेटेड क्वेश्चन, what are the provisions of the Companies Act 2013 relating to the appointment of debenture trustee by a company? Whether the following can be appointed as debenture trustee: a shareholder who has no beneficial interest, a creditor whom the company owes 499 only, creditor का पैसा बाकी है 499 का, a person who has given a guarantee for repayment of amount of debenture issued by the company। ठीक है, ये 3 तरीका का लोग है, क्या वो डिबेंचर ट्रस्टी में आ सकते हैं, ये सवाल आपको पूछा गया है। तो चलो देख लेते हैं कि सेक्शन 71 डिबेंचर ट्रस्टी बनाने के बारे में क्या बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर के कॉन्सेप्ट में ही समझ लेते हैं। Under section 71 subsection 5 of the Companies Act 2013, no company shall issue a prospectus or make an offer of invitation to the public to its member exceeding 500 for the subscription of its debentures unless the company has before such issue or offer appointed one or more debenture trustee and the conditions governing the appointment of such trustee shall be such as may be prescribed। मतलब डिबेंचर ट्रस्टी ना बना के वो किसी भी तरह का डिबेंचर को प्रोस्पेक्टस का इशू नहीं कर सकता। रूल 18 सबसेक्शन 2 of the company's rules 2014 share capital and debenture rules framed under Companies Act for the issue of secured debentures provided that before the appointment of debenture trustee or trustees a written consent shall be obtained from such debenture trustee or trustees proposed to be appointed and statement to that effect shall appear in the letter of offer issued for inviting the subscription of the debentures। Further, according to the rules, no person shall be appointed as a debenture trustee। सर यही आपको सबसे मेनली जानना है कि आप किसको किसको डिबेंचर ट्रस्टी के हिसाब से अपॉइंट नहीं कर सकते। According to the rules, no person shall be appointed as a debenture trustee if he beneficially holds shares in the company। अगर उसका कंपनी का कोई बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग है तो वो डिबेंचर ट्रस्टी नहीं हो सकता, बिकॉज तभी वो क्या करेगा ना, अपने फेवर में काम करेगा। इसीलिए कोई ऐसा होना चाहिए जो कंपनी में बेनिफिशियल शेयर होल्डिंग नहीं करता है, तभी वो डिबेंचर ट्रस्टी में आ सकता है। Is a promoter, director or KMPs
मतलब CA टाइप्स, या प्रोमोटर है या डायरेक्टर्स है, और एनी अदर ऑफिसर्स और एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग और सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी डिबेंचर ट्रस्टी नहीं बन सकता। is beneficially entitled to monies which are to be paid by the company otherwise than as a remunerations payable to the debenture trustee। ऐसे किसी भी तरह का बेनिफिशियरी जो भी है कंपनी से उनको नहीं मिलेगा। is indebted to the company or is subsidiary or its holding और associate company और subsidiary such holding company, इनको भी डिवेंचर ट्रस्टी का जगह नहीं मिलेगा। has furnished any guarantee in respect of the principal debt secured by the debenture or interest thereon, or has any pecuniary relationship with the company amounting to the 2% or more its gross turnover of the total income or 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed whichever is lower during the 2 immediately preceding financial year or during the current financial year। अगर कंपनी के साथ किसी भी तरह का pecuniary relationship है, जैसे कि 2% or more of its gross turnover or total income or 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed, अगर ऐसा किसी भी तरह का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है वो भी नहीं बन सकता। is a relative of any promoter, promoter का कोई relative or any person who is in the employment of the company is a director or KMPs, वो भी नहीं बन सकता। Thus, based on the above provisions, under this given questions are as follows। तो फिर कौन कौन डिवेंचर ट्रस्टी बन सकता है, यहाँ पर बोला ये शेयर होल्डर who has no beneficial interest can be appointed as a debenture trustee। yes, शेयर होल्डर जिसका कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट नहीं है कंपनी के साथ, ठीक है, वो बन सकता है। creditor whom company owes 499 cannot be appointed as debenture trustee, the amount owed is immaterial। ठीक है, क्रेडिटर बन ही नहीं सकता। होम कंपनी ओज 499 कैनॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी, अमाउंट जो भी ओड है ये इमेटेरियल है। पर्सन हु हैज गिवन गारंटी फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट देयरऑन इज रेस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर आल्सो कैनॉट बी अपॉइंटेड एज डिबेंचर ट्रस्टी। अब हम लोग अभी पढ़ा, तो कौन कौन डिबेंचर ट्रस्टी बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, इसका पूरा डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन के थ्रू से ही पता चल गया। बोलो सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, अरे अभिषेक ज्योति, बोलो सर, समझ में आ रहा है? सर आप लोगों को एक काम करने देता हूँ, होमवर्क देता हूँ, घर पे बैठे बैठे ये सब क्वेश्चन लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 मैं जो क्वेश्चंस पढ़ा दिया वो तो ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया 12-13 क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस आप घर पे लिखिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा शेयर कैपिटल डिवेंचर्स आपको पढ़ना है और मैं शेयर कैपिटल डिवेंचर के ऊपर टेस्ट रखूंगा, ठीक है। समझ में आ गया सर? शेयर कैपिटल डिवेंचर्स के ऊपर मैं टेस्ट अरेंज करूंगा, ठीक है, इसी वीक में करूंगा, मतलब आज सैटरडे है, सॉरी फ्राइडे है, मतलब अपकमिंग वीक में करूंगा। तो फिर आप लोगों को क्या करना है, अच्छे से पढ़ लेना है डिवेंचर और शेयर कैपिटल के बारे में, और जो भी क्वेश्चंस मैं ये क्वेश्चन से भी पूछ सकता हूँ, कुछ दूसरे जगह से भी सवाल दे सकता हूँ, क्वेश्चन का कोई ठिकाना नहीं होगा, बट आपको नॉलेज एकदम क्लियर कट होना चाहिए, ठीक है। इतना ही है सर आज। नेक्स्ट क्लास में, अच्छा मैं आप लोगों को ना कुछ क्लासेस शेयर करूंगा, आप लोग प्लीज घर पे वो सब टॉपिक एक बार कवर कर लीजिएगा, कोई डाउट रहेगा तो मुझे पूछते रहिएगा, ठीक है। बोल। বলছিলাম কি